साहिल आकर इसी जगह रुकी थी जहां यारम ने आते हुए इसे उतारा था, जब पीछे से किसी ने इसे पुकारा। रूह, ये तुम हो ना? मुझे यकीन नहीं आ रहा, कितने सालों के बाद मिल रही हो तुम मुझसे। मुझे लगा था कि मैं कभी तुम्हें दोबारा देख नहीं पाऊंगी। खुशी खुशी से चहकते हुए इसके गले से आ लगी थी। रोयाम को इस लड़की की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई इसकी माँ से बिला वजह चिपके। इसे तो अपने बाप का इस तरह से करीब आना भी पसंद नहीं था। वो इसे पीछे करते हुए नापसंदगी से घूर घूर कर देख रहा था। रूह खुशी के अचानक सामने आने पर परेशान हुई थी। कैसी हो तुम खुशी? रूह ने खुशी से पूछा, जबकि खुशी का तो सारा ध्यान इसकी गोद में मौजूद इस बच्चे पर था। ये बच्चा तुम्हारा ही होगा, इसके डिम्पल्स और आंखें बिल्कुल तुम्हारे शोहर जैसे हैं। वो एक लम्हे में इसे पहचान गई थी। रूह मुस्कुराई जब वो शख्स इसे याद आया जो कल तक इस लड़की का ख्वाब था, लेकिन आज वो किसी और के साथ था। क्या वो ये सब कुछ जानती थी? रूह के दिमाग में एक सवाल था। खुशी न जाने अभी क्या क्या कहती कि पीछे खड़े लड़के ने इसे पुकारा था, खुशी यार तुम यहाँ हो, जल्दी चलो। तर्क फिर से गुस्सा होगा, वो कहते हुए इसके करीब ही चला गया। रुको, एक मिनट भी से भी कम वक्त लगा था इसे शख्स को पहचानने में। ये वही शख्स था जिसने आज से 5 साल पहले यारम ने सोनू को खरीदा था। शायद वो शख्स भी इसे पहचान चुका था। तुम वही हो ना जिसके शोहर ने मुझसे कुत्ता खरीदा था? तुम्हें शायद याद नहीं होगा, हम एयरपोर्ट पर मिले थे। मेरा नाम राकेश है। तुम्हारे शोहर ने इस कुत्ते की कीमत मुझे 30,000 दिरहम दी थी। क्या तुम जानती हो इस बारे में? वो मुस्कुराकर पूछ रहा था। रूह ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया, जबकि खुशी भी इन दोनों की तरफ मतवज्जो थी। वाह, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। रूह, ये मेरा भाई है राकेश। यकीनन ये जूबी की बात कर रहा होगा। हाँ, जूबी के बारे में ही बात कर रहा हूँ। इस पप्पी ने मेरी सारी जिंदगी बदल दी। तुम्हारे शोहर ने जो पैसे मुझे दिए थे, इनसे मेरे लिए लाइफ बन गई थी। वो कुत्ता दर्द का था और इसी ने मुझे कहा था कि इस कुत्ते को बेचने के लिए, क्योंकि वो जानना चाहता था कि तुम्हारा शोहर तुमसे कितनी मोहब्बत करता है और तुम्हारे लिए क्या कर सकता है। इसीलिए इसने मुझसे कहा था कि जितनी कीमत मैं इस कुत्ते की लगा सकता हूँ इतनी लगाऊं। तुम्हारे शोहर ने मुझे 25,000 दरहम की ऑफर की थी, लेकिन मैंने होशियारी दिखाकर 30,000 दरहम का बोला, लेकिन इसे इनकार नहीं किया। वो सच में तुम्हें बेपनाह चाहता है। तुम जानती हो इस कुत्ते के असल मालिक ने मुझसे इस रकम का एक पैसा भी नहीं लिया था और इन पैसों से मेरी जिंदगी बन गई। सच कहूँ, ना जाने राकेश अभी क्या क्या कहने वाला था जब खुशी ने अपनी हाई हील इसके पैर पर दे मारी थी। वो इसे देखकर रह गया, लेकिन खामोश हो गया और रुख ने इसकी खामोशी को नोट किया। लेकिन तब तक यारम आ चुका था। वो हैरत में डूबी इन दोनों को गुड बाय कह दिया, कहकर आकर यारम की गाड़ी में बैठ गई थी। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि भला दर्द इसे इस तरह से अपना कुत्ता क्यों नहीं देगा। शायद यही वजह थी कि वह कुत्ता इससे इतना ज्यादा अटैच था। इसने गाड़ी में बैठते ये सारी बातें यारम को बता दी थी, लेकिन यारम ने कहा कि फिलहाल रोयाम पर गौर करो, इसे तुम्हारी जरूरत है। यारम, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस शख्स ने अपना पालतू जानवर मुझे क्यों दिया। अगर सोनू इसका था तो मुझे देने की क्या वजह हो सकती है? और वो ये भी जानना चाहता था कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं और इस आदमी को क्यों बोला था सोनू को हमें बेचने के लिए। आखिर तल्लक क्या है इसका हमसे? वो पहले भी हमारी पर्सनल लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा था। स्विट्जरलैंड में भी वो हमारे पीछे पीछे रहा और अब फिर हम। मुझे समझ नहीं आता कि वो आदमी आखिर हमसे क्या चाहता है, क्यों हर वक्त हमारे पीछे पीछे पड़ा रहता है। यार, मुझे लगता है वो कुछ गलत कर रहा है। आप प्लीज अपना ख्याल रखें और इस आदमी से बच कर रहें। पता नहीं इस आदमी को इतना मसला क्यों है, क्यों हर वक्त हमारे पीछे लगा रहता है। और आपको पता है, इसने खुशी से नहीं बल्कि किसी और से शादी कर रखी है। वो इधर अपनी बीवी के साथ था। बहुत प्यारी सी लड़की थी, पता नहीं वो कौन थी। मुझे लगा कि खुशी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होगा, लेकिन यहाँ अस्पताल के बाहर मुझे खुशी इसका भाई नजर आया और जिसने आपको सोनू दिया था वही खुशी का भाई है। वो जब से गाड़ी में आकर बैठी थी मुसलसल बोले जा रही थी, जबकि यारम इसे सुनता हुआ कुछ सोच रहा था। जबकि रोयाम की कोशिश रूह की गोद से निकल के यारम की गोद में जाने की थी, क्योंकि अब इसे गाड़ी चलाने का शौक चढ़ गया था। इसके बार बार अपने आप पास आने की कोशिश पर यारम ने मुस्कुराकर इसे रूह की गोद से उठाकर अपनी गोद में रख लिया था। रूह, बेकार की बातों पर ध्यान मत दो। इधर देखो मेरा बेटा किस तरह से गाड़ी चला रहा है। वो इसके दोनों हाथ स्टीयरिंग पर रखते हुए इसके हाथ पर अपने हाथ रखकर इस अंदाज में बोला कि रूह बेख्तियार मुस्कुराई थी। जी बिल्कुल, और मेरा बेटा इंशाल्लाह आपसे अच्छा ड्राइवर बनेगा, वो फखर से बोली थी। जबकि इसके अंदाज पर यारम मुस्कुराया। हाँ भाई, तुम्हारा बेटा तो हर काम में मुझसे आगे है, मैं कहाँ इसका मुकाबला कर सकता हूँ। यारम ने फौरन हार मान ली थी। अच्छा नहीं यारम, मैं कुछ और बात कर रही हूँ, आप मेरा ध्यान मत बटाएं। जरा सोचें, ये आदमी हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? हम जहाँ जाते हैं वहाँ पहुँच जाता है। मैंने एक बात बहुत शिद्दत से नोट की है यारम, कि ये आज या कल से नहीं बल्कि बहुत वक्त से हमारे पीछे पड़ा हुआ है। यकीनन तब से जब से सोनू हमें मिला है। इसने अपना पालतू कुत्ता हमें क्यों दिया? लोग, इसने सोनू हमें बेच दिया था, अब सोनू हमारा है। मुमकिन है वो इसके साथ अटैच हो, इसीलिए हमारा पीछा करता हो। पालतू जानवरों के साथ इंसान बहुत प्यार करता है, ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। यारम का अंदाज टालने वाला था, लेकिन यारम फिर भी हम इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसने फिर से इसी तरफ लगाने की कोशिश की तो यारम ने बात ही बदल दी थी। मेहर और नाइट जिंदा है यार, हिजर ने इन्हें छुपा कर रखा था, इसे कोई धमकियां दे रहा था। इससे अचानक कहने पर वो बेख्तियारी से देखने लगी थी। इसे अगली पिछली हर बात भूल चुकी थी। यारम, क्या कहा आपने?
मेहर और अनायत जिंदा है, ये कैसे मुमकिन है? मतलब वो तो नहीं रही थी ना, और लैला बेचारी इसकी क्या हालत हो गई थी? और मामू, हाँ तुम्हारे हिस्से मामू ने ही छुपा कर रखा था, कोई इसे धमकियां दे रहा था। ये सारी बातें मुझे शेयर करने के बजाय वो खुद ही हल निकालने निकल पड़ा था, जिसमें शारफ और सारम भी इसका भरपूर साथ दे रहे थे। लेकिन अब एक बात की गारंटी है, आज के बाद वो कभी भी इसका साथ नहीं देंगे, बल्कि बात करते हुए भी सोचेंगे, क्योंकि लैला ने इनका जो हाल किया होगा, इसके बाद शायद ही वो बैठने के काबिल रहे होंगे। यारम मुकम्मल बातें से बताकर डर को इसकी सोच से हटा चुका था। यारम, ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेहर और अनायत जिंदा हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बस अल्लाह किसी की औलाद को इसके वालिदैन से जुदा ना करे। रुख खुश थी, और इसके ऐसा कहने पर यारम मुस्कुराकर रोयाम की जानिब मुतवज्जो हुआ था, जो पूरी तरह से गाड़ी चलाने में मसरूफ था। यारम बार बार अपनी मूछ इसकी गर्दन को चुप होता था, वो जरा सा किसमसा कर फिर सीधा होकर ड्राइविंग की तरफ ध्यान देता, जैसे स्टीयरिंग से इसकी जरा सी भी नजर हट गई तो मुसीबत हो जाएगी। इसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि गाड़ी वो चला रहा है और उसका सारा ध्यान ड्राइविंग की तरफ था। यारम को यकीन था इसका बेटा बड़ा होकर एक जबरदस्त किस्म का ड्राइवर बनेगा। रूह यारम को रोयाम के साथ शरारतें करते मुसलसल देख रही थी। इसके बार बार शरारतें करने और प्यार करने पर वो जरा सा चीख कर इसे पीछे करता और फिर से सारा ध्यान अपनी ड्राइविंग पर कर देता, और रूह यारम को घूरती, जिस पर यारम मुस्कुराकर आंख दबाता वो इन दोनों की मस्तियां देख रही थी। यारम यकीनन इस मासूम बच्चे पर जुल्म कर रहा था। रोयाम बेटा मेरे पास आ जाओ, बाबा आपको ऐसे ही तंग करेंगे, रुक ने कहा था। लेकिन रोयाम को इस वक्त अपनी गाड़ी चलानी थी, इसलिए फौरन ना में सर हिला दिया। नहीं मामा, बाबा थक गए हैं, मैं गाड़ी चलाऊंगा और आपको घर छोड़ दूंगा। वो बहाना बना के, शायद इसे ड्राइविंग सीट पर इसे बहुत मजा आ रहा था, जिसके लिए वो यारम की मस्तियां बर्दाश्त करने को तैयार था। इसकी बात पर यारम ने मुस्कुराकर इसे देखा और अगले ही लम्हे इसकी नन्ही सी गर्दन पर अपने लब रखे, जिस पर कुछ चिल्लाकर इसे पीछे जिस पर वो चिल्लाकर इसे पीछे करने लगा था। रोयाम बेटा, अच्छे बच्चे टाइम पर सोते हैं, चल जल्दी से सो जा, अभी तुझे फीवर है। बस के सीने पर बैठा इसे मुसलसल सोने से इनकार कर रहा था, और यारम इसे सुलाने की हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ था। रूह वहीं बैठी इन दोनों के तमाशे देख रही थी। इसे लेटने की इजाजत न थी, तो यारम और रोयाम को सुलाने में कामयाब हो रहा था, ना इसे जगाने में। यारम पास बहुत हो गया, आप लोग अपने मकसद जारी रखिए, मुझे सोने दे, रूह ने लेटते हुए कहा। तो यारम ने इसे घूर कर देखा, तब इसकी घूरी पर मुंह बसूरते हुए उठकर बैठ गई थी। चुपचाप बैठी रहो, बता जो सोने का नाम भी लिया, जब देखो सोती रहती हो। वो इसे घूरते हुए एक बार फिर से रोयाम की जानिब मुतवज्जो हुआ था। मामा सो जाओ आप, रोयाम ने अपनी मां पर तरस खाते हुए कहा था। इसको जागने दे, तू सो जा मेरी शैतान, इसके सोने से मेरा काम नहीं होगा। वैसे देखते हुए बड़बड़ाया, जब रूह ने अपनी नींद से बंद होती आंखें जबरदस्ती खोल ली थी। अगर तुम सो गई तो मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा कि तुम हमेशा याद रखोगी। वो रोयाम को जबरदस्ती सुलाते हुए रूह की जानिब मुतवज्जो हुआ था। हाँ तो आपको क्या लगता है मैं थकती नहीं हूँ? सारा दिन इसके पीछे भागती रहती हूँ, अंदाजा भी है आपको कितना तंग करता है। अपनी बेबसी पर वो इसे घूरते हुए बोली थी। तो मम्मा सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ ना, बाबा अकेले नहीं है, मैं इनके साथ हूँ, सो जाओ आप मेरी प्यारी मम्मा। वो रूह को देखकर बहुत मोहब्बत से मुस्कुराते हुए बोला था। तो रूह अपने नैन से बच्चे पर बहुत प्यार आया था। अबे तू अपने काम से मतलब रखना, चल जल्दी से सो जा। अब मैं तुझसे मिलने के लिए वो नर्स आएगी जिस पर आज दोपहर में लाइन मार रहा था। वो जबरदस्ती से अपने सीने पर लटाते हुए अपना हिसार तंग करने लगा था। जानू साही आएगी, रोयाम ने डील करते हुए कहा था। अरे वो तो अपने शोहर के साथ मसरूफ होगी, तेरे ख्वाब में कैसे आएगी बेचारी? यारम इसके मुंह से बेसाख्ता निकला था। फिर मैं नहीं सोऊंगा। वो वापस इसके हिसार से निकलते हुए इसके सीने पर चढ़कर बैठ गया था, जबकि रूह बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल कर रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं इसे तेरे हाथ में भेज दूंगा, तू सो तो सही। बस एक बार फिर से अपने हिसार में लेकर सीने पर लटा चुका था, और इस बार इसका यहाँ से निकलना काफी मुश्किल हो गया था। प्रॉमिस, वो इसके सीने में दबी दबी आवाज में बोला। अरे पक्का प्रॉमिस, तू सो जा, क्योंकि जब तू सोएगा नहीं तो मेरा काम नहीं होगा। तो जबरदस्ती इसे सुलाते हुए बोला था। तो रूह बेड से उठकर अलमारी की जानिब बढ़ी थी और अपना नाइट ड्रेस निकालकर चेंज करने लगी थी, और थोड़ी देर में से अपने सीने पर नन्हे नन्हे हराटों की आवाज़ आना शुरू हो चुकी थी। वो थका हुआ था, इसीलिए जल्दी सो गया, वरना तो आज वो इसे भरपूर तंग करने का इरादा रखता था। ओह, हर थोड़ी देर के बाद लैला के कानों में इसकी आवाज़ गूंज रही थी। वो उल्टा लेटा मसलसल से बददवाएं दे रहा था। लैला उठकर अलमारी की जानिब गई। ईश्वर को लगा कि वो इसके लिए कुछ करने जा रही है जो इसके काम आ सके या इसके दर्द को कम कर सके। इतनी भी बुरी नहीं है मेरी बीवी, बस गुस्सा आ जाता है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मोहब्बत भरी नजरों से देखता वो सोच रहा था, जबकि लैला वापस बेड पर आई और लेटते हुए कान में रुई ठोस ली। अब करते रहो, आओ, नींद का बेड़ा गर्क कर दिया है। वो करवट लेकर बोली तो इसे अपनी सोचों पर लानत भेजता दोबारा से अपने दर्द को एक नए सिरे से महसूस करने लगा था। दर्द सह सहकर शारफ को भी थोड़ी देर पहले ही नींद आई थी, जब मुशारफ ने किसी WWE रेसलिंग की तरह इस पर जंप लगाया, और तब से इसकी चीखों पुकार सुनती मासूमा इस पर लानत भेजती उठकर मुशारफ के कमरे में चली गई थी, क्योंकि आज की रात इसकी चीखों पुकार बंद नहीं होने वाली थी। मासूमा अपनी नींद बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी, लेकिन एक बात इसे अच्छे से समझ आ गई थी कि लैला से पंगा लेने का अंजाम क्या हो सकता है। इसीलिए तो मासूमा लैला के खिलाफ सोच भी नहीं सकती थी, जबकि शारफ दूसरे कमरे में लैला, जिसको अपने बेस्ट फ्रेंड कहता था, इसे कोस रहा था। सारम कुछ बताएं तो सही, इस तरह से मैं आपकी भला कैसे मदद करूंगी? वो पानी की गर्म बोतल इसको थमाते हुए बोली कि तुम कुछ नहीं कर सकती उर्वा जान, तुम बच्चों के कमरे में जाकर सो जाओ, मैं खुद संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। सारम अपनी प्यारी बीवी को देखते हुए मोहब्बत से बोला, जबकि हालत तो ऐसी थी कि बैठा तक नहीं जा रहा था। वह भी खिजर और शारफ की तरह बेड पर उल्टा ही लेटा था। अल्लाह आपको शफा दे, क्या दुश्मनों को मारने के लिए यही जगह मिली थी? जरा तरस नहीं आया, कौन जुल्म करता है इतना? जालम।
उर्वा को अपने शौहर की हालत पर तरस आ रहा था। यही तो मसला है, अगर कोई गैर होता तो मुझे अफसोस ना होता। ये हालत तो मेरी अपनी उन्हीं की है, तुम सो जाओ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। वो इसे देखते हुए प्यार से बोला था। इसे अपनी वजह से परेशान न करने के ख्याल से दूसरे कमरे में चली गई कि दूसरे कमरे में भी इसकी आ और पुकार की आवाज़ें आ रही थी। वो चेंज करके शीशे के सामने खड़ी हुई तो बेबी कार्ट में रोयाम को लटाकर यारम इसके पास आकर इसे अपनी बाहों के हिसार में ले चुका था। अपनी नाक इसकी शेर रख पर मसलता व इसे सिमटने पर मजबूर कर गया। यारम, ये आप क्या कर रहे हैं? इसकी इस हरकत पर रूह ने इसके साथ से निकलना चाहा, लेकिन ये नामुमकिन था। रूह, इतनी काकी मत बना करो, 28 साल का बच्चा है तुम्हारा। मैं जब भी तुम्हारे पास आता तुम्हारा यही सवाल होता है, यारम ये आप क्या कर रहे हैं? कितनी बार तफसील से बताऊं? इसके बाद गद्दत से हटाते हुए उसके नाइट ड्रेस की डोरियां खोल चुका था। रोयाम, जाग जाएगा यारम। यारम इसकी हरकत पर वह फौरन आईने के सामने से हटकर बेड पर आ बैठी थी। नहीं जागेगा, डोंट वरी। इसके हाथ में थामा लोशन अपने हाथ में थामे जब यारम ने इसे अपने हाथ से निकालकर टेबल पर फेंक दिया और इसके ऊपर आकर इसके दोनों हाथ कैद किए। इसके लब्बों को अपने लब्बों में कैद कर गया। इसकी कोई मज़ाहमत कभी नहीं चली थी, तो करने का फायदा भी नहीं था। लब्बों के बाद गर्दन पर अपनी लम्स महसूस करती वो मुस्कुराकर इसके की अपना हिसार बना गई थी। ऐसे क्या देख रहे हैं? आपने सुना नहीं है क्या? सुबह काम पर जाएंगे ना, और फिर सुबह आपका बेटा मुझे तंग करेगा। सो जाए और सोने दे। यारम कब से अपने हाथ के सहारे सर रखे इसका चेहरा देख रहा था। जब रूह इसकी नजरों की ताब न लाते हुए शर्मा कर बोली थी, हर बार नए सिरे से मोहब्बत हो जाती है मुझे तुमसे रूह। सच सच बताओ, पहले दिन से कोई तिलस्म फूकती हो ना, तो मुझ पर फूंके मार मार कर खुद से इश्क करने पर मजबूर किया, और अब तो इसे काम भी आगे बढ़ चुका है। आज बता ही दो आखिर क्या किया है तुमने मुझ पे, कि जब भी सोचता हूँ कि अब तुम्हारे अलावा किसी और चीज़ पर ध्यान दूंगा तुम अपने आप को बिल्कुल बेबस महसूस पाता हूँ। आज जवाब दो, आखिर ऐसा कौन सा जादू करती हो तुम मुझ पर कि तुम्हारे अलावा कुछ सोचता ही नहीं है? वो इसका चेहरा अपनी नजरों के हिसार में दिए एक अलग अंदाज में पूछ रहा, जिस पर रूह मुस्कुराई थी। मैं तो नहीं बता रही, अगर आप इतने बड़े डॉन हैं तो खुद पता कर ले मैं ऐसा क्या करती हूँ। वो दूसरी तरफ करवट लेते मुस्कुराई तो यारम ने एक झटके से कंधे से पकड़कर वापस अपनी तरफ मोड़ लिया था। नजरों से मत दूर जाया करो, ये पागल आंखें तुम्हारे लिए पागल हैं। वह इसके चेहरे पर झुकता इसके एक नक्श को चूमता फिर से मदहोश होने लगा था। यारम बस कर दे, अब सो जाए। देखे तो सही 3 बज रहे हैं, सो जाए और मुझे भी सोने दे, वरना आपकी बेटी ने सारा दिन मुझे तंग करना है। रूह बेबसी से बोली तो यारम मुस्कुराता हुआ बेड पर लेटकर इसका नाजुक सा वजूद अपने हिसार में लिए इसका सर अपने सीने पर रखते हुए आंखें बंद कर गया था। अच्छा नहीं तंग करता, सो जाओ। यारम के इस तरह से कहने पर रुख ने एक नजर से सर उठाकर देखा था। वो आंखें बंद किए हुए था। फिर रुख ने आहिस्ता से इसके करीब आते हुए इसके गाल पर अपने लब रखे और अगले ही लम्हे बिल्कुल अनजान मंदी इसके सीने में चेहरा छुपा गई थी। बीवी, मैं पूरा का पूरा सिर्फ तुम्हारा हूँ, थोड़ा सा नजरे करम मेरे होठों पर भी कर दिया करो। वो मुस्कुराते हुए बोला तो रूह सिमट कर इसमें छुप गई थी, जबकि यारम मुस्कुराते हुए आंखें दोबारा बंद कर चुका था। इसकी आंख लगे तकरीबन 10 से 20 मिनट ही हुए थे जब इसे रोयाम के रोने की आवाज़ सुनाई दी और रूह इसके सीने पर सर रखे गहरी नींद में उतर चुकी थी। वो इसे एक तरफ से केक पलट रहा था, फौरन उठकर रोयाम के काट के पास आया था। बाबा, दर्द हो रहा है। वो रोते हुए यारम को कुछ बता रहा था जब यारम ने अगले ही लम्हे से उठाकर अपने सीने से लगा लिया। क्या हुआ मेरा बच्चा, क्यों रो रहे हो? इस तरह से भूख लगी है मेरी जान को? अभी बाबा आपको कुछ अच्छा सा बनाकर देते हैं। भूख नहीं लगी, दर्द है। वो उसके सीने में सर छुपाता रोते हुए बोला तो यारम जैसे तड़प उठता था। कहाँ दर्द है मेरा बच्चा, कहाँ दर्द हो रहा है? बताओ मुझे, मैं अभी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। वो इसका सर चूमते हुए बाहर चेक करने लगा। बाहर तो नहीं था, लेकिन रोयाम को दर्द था। वो बार बार अपने सर की तरफ इशारा कर रहा था, जबकि यारम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या कहना चाहता है, लेकिन इसके रोने में शिद्दत आ रही थी। वैसे यूं दर्द से तड़पते देखकर यारम परेशान हो चुका था। रुख उठो, रोयाम को दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। वो रूह को जगाते हुए बोला तो अभी अभी नींद में उतरी रूह हड़बड़ाकर उठी थी। रूह, जल्दी से रोयाम को लेकर बाहर आओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। वो रोयाम को इसकी गोद में डालता बाहर निकलने ही लगा था कि रूह की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो जो कमरे से अभी भी निकला था फौरन वापस आ गया। रोयाम के मुंह और नाक से खून निकलते देखकर यारम भी बौखला गया। तब इसे जल्दी से आने का इशारा करता रोयाम को लेकर तेजी से गाड़ी की तरफ भागा था, जबकि रूह तो अपने बच्चे की हालत देखकर रोने लगी थी। अस्पताल पहुंचते ही इसे इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। वह मुसलसल टहलते हुए डेस्क पर बैठी रूह को हौसला दे रहा था जब डॉक्टर हसन बाहर आया। हसन, क्या हुआ है रोयाम को? इस तरह से खून की उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? इसके नाक से खून क्यों बह रहा है? इसे दर्द क्यों हो रहा है? क्यों तड़प रहा है मेरा बच्चा? यारम का बस नहीं चल रहा था कि वो अंदर जाए और सारी मशीनरी चेक करके पता करे आखिर इसकी बेटी को हुआ क्या था। चुप क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहा? कल आया था ना मेरे रोयाम को यहाँ, तूने चेक किया था? तूने कहा था ना कल रिपोर्ट्स मिलेंगी, तो बोल इसे क्या है? ये सब कुछ बहार की वजह से हो रहा है क्या? बहार इसके दिमाग में चला गया है? चुप क्यों है, बोलता क्यों नहीं तू? वो बेहद गुस्से से किसी ने पर हाथ मारकर बोला। हसन कोई गैर नहीं बल्कि इसी के साथ काम करने वाला एक डॉक्टर था। दुबई आते ही पहले यारम की टीम का हिस्सा बना था और अब इंसानियत के नाते अस्पताल में जॉब कर रहा था। यार मेरी बात सुन, तू अंदर चल केबिन में, मैं तुझे सब कुछ बताता हूँ। वैसे समझाते हुए कहने लगा। रुको, कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ था। वो इनके साथ ही केबिन में चली आई थी। आप दोनों बैठे। वो कुर्सी आके करते हुए कहने लगा। इसका अंदाज इतना पुरसरार था कि यारम और रुख दोनों ही घबराने लगे थे। हसन साफ साफ बात कर गया, सब कुछ ठीक है ना? इसके अंदाज पर वो चीर कर बोला था। मैं इस तरह से तुम्हें नहीं बता पाऊंगा। बैठो, हम सब उनसे बात करते हैं। जो बात मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूँ इसके लिए तुम दोनों का दिमाग पर सुकून होना बहुत जरूरी है।
वो समझाते हुए बोला था और यारम ने एक नज़र रूह को देखा था जो पहले ही बुरी तरह से रो रही थी और उसके गिर्द बाजू फैलाता इसे आहिस्ते से कुर्सी पर बिठाता खुद भी बैठ गया था। यार मेरी बात को गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया में हर चीज़ का इलाज मुमकिन है। आजकल ये बीमारी आम बीमारियों में शामिल हो चुकी है जो बरूद जवान बच्चों में आने लगी है। बकवास बंद करो, सीधे बता रोयाम को क्या है, इसे कोई बीमारी नहीं है, बस सिर्फ बुखार की वजह से इसे लुकेमिया है। हसन ने इसकी बात काटते हुए कहा था। लुकेमिया? दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? 2.5 साल का बच्चा है, इसे भला ऐसी संगीन बीमारी कैसे हो सकती है? जाके अपनी डॉक्टरी की डिग्री चेक करवा। बिल्कुल ठीक है मेरा बच्चे से कुछ भी नहीं हुआ, बस बीमार है, ठीक हो जाएगा। मुझे खुद ही इसे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, किसी अच्छे अस्पताल में लेकर जाना चाहिए था। रूह खामोशी से हसन और यारम को सुन रही थी, जबकि इसकी बात पर यारम तो अपने आप से ही बाहर हो गया था। यार मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसीलिए मैंने कल वो रिपोर्ट्स तुम लोगों को नहीं दी थी। मैं खुद इन रिपोर्ट्स को चेक करना चाहता था और ये सच है कि रोयाम को लुकेमिया है। और अगर इसका इलाज वक्त पर ना हुआ तो खबरदार हसन, खबरदार जो एक लफ्ज़ भी अपने मुंह से निकाला मैं जान निकाल दूंगा तेरी। यारम इंतहाई गुस्से से इसकी बात काट गया था। ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा यार, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि इसे इलाज की ज़रूरत है। हाँ तो बताना इसका इलाज हो सकता है, मैं दुनिया के सबसे अच्छे अस्पताल में अपने बच्चे का इलाज करवाऊंगा। यारम ने कहते हुए रूह की तरफ देखा जो खामोशी से काबिज से इन दोनों की बातें सुन रही थी। रूह घबरा मत, कुछ नहीं होगा रोयाम को, तुम्हारा यारम इसे कुछ भी नहीं होने देगा। आंसू मत बहाना, बिल्कुल नहीं रोना, हम अपने रोयाम को कुछ नहीं होने देंगे। मैं हूँ ना, बस मुझे यकीन करो, मैं अपने रोयाम को कुछ भी नहीं होने दूंगा। रूह की हालत पर वो हसन को छोड़कर इस में तवज्जो हुआ था। रोयाम इसकी रोयाम इसकी ऐसी औलाद थी जिसको इसने सगा दवाओं में मांगा था। वो जानता था कि रोयाम पर आंच भी आई तो रुचि नहीं पाएगी। चुप तो हसन तो चुप क्यों है, बोल क्यों नहीं रहा? रोयाम का इलाज कहाँ होगा? रूह की हालत जहाँ इसे परेशान कर रही थी वहीं रोयाम का सोचकर इसे अंदर कांपने लगा था। वह बेशक अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता था, लेकिन रोयाम में इसकी जान बसती थी। लुकेमिया का मतलब है यारम के, वो इस तरफ देखते हुए बोली जिस तरह से यारम लुकेमिया का मतलब क्या है? यारम वो इसकी तरफ देखते हुए बोली जिस तरह से यारम मचल उठा था बीमारी का सुनकर। यकीनन ये कोई बहुत बड़ी बीमारी थी, दूसरे नाम में से कैंसर भी कहा जाता है भाभी, लेकिन इसका इलाज मुमकिन है। हमें सिर्फ रोयाम की ताकत का अंदाजा लगाना होगा कि वो कितना बर्दाश्त कर सकता है। हसन ने समझाते हुए कहा था। क्या बर्दाश्त करेगा मेरा बेटा? किसी चीज़ की ताकत का अंदाजा लगाएंगे आप? इसकी बातें रुकी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। हम इसकी ताकत का अंदाजा लगाएंगे भाभी कि वो कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है। इसके बॉडी सेल से पता चलेगा कि वो कितना दर्द सह सकता है। दर्द तकलीफ वो तो हवा तक को अपने बच्चे के करीब से ना गुजरने दे, और कितनी आसानी से ये डॉक्टर इसके दर्द और तकलीफ सहने की बात कर रहा था। इसका इलाज मुश्किल नहीं है यारम, हमें सिर्फ और सिर्फ बोन मैरो चेंज करना होगा, बस जिसके लिए इसका बोन मैरो मैच करता है वो उसके साथ ट्रांसफर कर ले। हड्डियों के बीच में जो वो सब मैं जानता हूँ। हसन कितना वक्त है ये बताओ, मेरे बच्चे को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बेशक ये सब कुछ तुम आज ही करवा दो, बल्कि उठो अभी करो, मेरे बच्चे को कोई दर्द नहीं होना चाहिए। यारम तो अभी घर में बोला, इसका वो जुमला नहीं भूल पाया था। बाबा दर्द हो रहा है, वो ये लफ्ज़ सुनकर ही तरफ उठा था। वह कैसे अपने बच्चे को इस दर्द में तड़पते रहने दे सकता था? यारम रिलैक्स हो जाओ, पहले मुझे चेक करना होगा कि तुम्हारा बोन मैरो इसे मैच करता भी है या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझसे क्यों मैच नहीं करेगा। मैं बाप हूँ इसका, उठो चेक करो। यारम ये कोई खून का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है कि बाप का खून हो या माँ का खून मैच कर जाएगा। बोन मैरो दुनिया में बहुत कम मैच करते हैं, सबसे ज़्यादा न्यू बोर्न बेबी का मैच करता है। तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। अगर रोयाम के पास इतना वक्त होता तो मैं यही सजेस्ट करता कि तुम अपनी फैमिली बनाने के बारे में सोचो, लेकिन ये रोयाम के पास खींचतान का सिर्फ एक ही महीना बचा है। तुम्हारे पास रोयाम की जान बचाने के लिए सिर्फ 1 महीना है। हसन तुम चेक तो करो, हो सकता है मेरा बोन मैरो से मैच कर जाए। हसन की बात ने सच में डरा दिया था। यार मैं तुमसे अनजान नहीं हूँ, क्या मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम्हें तसल्ली के लिए कर लूँगा। तुम्हारे पास सारी रिपोर्ट्स मेरे सामने हैं। तुम्हारा बोन मैरो रोयाम से 10% भी मैच नहीं करता। हमारे पास 1 महीने का वक्त है यारम, किसी न किसी डोनर को ढूंढ लेंगे, कोई ना कोई मिल जाएगा। तुम परेशान मत हो, अल्लाह का कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा, और तब तक मेरा बच्चा दर्द में तड़पता रहेगा। रुकी आवाज़ में दर्द था जिसे यारम के साथ साथ हसन भी महसूस कर चुका था। इसीलिए तो मैंने कहा कि ये बीमारी रोयाम की ताकत पर बेस्टेड है कि वो कितनी तकलीफ बर्दाश्त कर सकता है। मतलब मेरा बच्चा दर्द में तड़पता रहेगा और हम ये अंदाज़ा लगाते रहेंगे कि वो कितना दर्द बर्दाश्त करता है। रूह की आंखों से आंसू खुश होने का नाम नहीं ले रहे थे जब नर्स भागते हुए अंदर आई। मैम आपके बच्चे को होश आ चुका है और आप दोनों को वहां ना पाकर रो रहा है, प्लीज़ आप जल्दी आ जाएं। नर्स के कहने पर वो दोनों ही बाइक की तरफ भागे थे, जबकि हसन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जहां तक हो सके वो डोनर का इंतजाम करने की कोशिश करने लगा था। मेरे बाबा को बुलाओ वरना मैं रहूंगा, रोयाम ने नर्स को धमकी दी, लेकिन इसकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी। लेकिन दरवाजे पर खड़े रूह और यारम इसकी बात को अच्छे से समझ चुके थे। नहीं, मेरा बच्चा बिल्कुल भी नहीं रोएगा, बाबा आ गए हैं, इसके पास जाते हुए बोला, जबकि नर्स ने इसका हाथ थाम को रखा था जहाँ ड्रिप लगी हुई थी। इसका चेहरा सुरख हुआ था, ना जाने वो कितनी तकलीफ से गुजरा था। यारम को तो बस इसी पुकार की याद थी जो इसने आधी नींद में सुनी थी। वो इसका माथा चूमते हुए अपने सीने से लगा चुका था, जबकि रूह खामोशी से इसके पास बैठ गई। इसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इसके रोयाम को इतनी बड़ी बीमारी निकल आएगी, और ये एक जानलेवा बीमारी थी। ये सोचते हुए
रूह तक कांपने लगी थी। इसको उतारो। रोयाम अपने हाथ में लगी ड्रिप की तरफ इशारा कर रहा था, जबकि भरपूर कोशिश नर्स के हाथों से अपना हाथ छुड़वाने की थी। रूह ने आहिस्ता से इसका हाथ अपने हाथ में थाम दिया। मेरे बेटे को फीवर है ना, इसलिए डॉक्टर ने ये लगाया है, बस थोड़ी देर में रोयाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। रूह ने प्यार से इसे समझाने की कोशिश की थी, मगर रोयाम को दर्द हो रहा है। वो बेहद मासूमियत से बोला था। रूह ने बड़ी मुश्किल से अपनी सिसकियां रोकी थी, जबकि यारम ने आहिस्ता से नन्हा सा वजूद अपने सीने से लगाई ड्रिप खत्म होने का इंतजार कर रहा था। ल्यूकेमिया क्या होता है, ये कौन सी बीमारी है? मैंने तो इसके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं सुना। मुझे तो लगता है कि हमें यहाँ किसी डॉक्टर को दिखाना ही नहीं चाहिए। हम रोयाम को अमेरिका लेकर जाते हैं। शारफ जब से आया था दाएं बाएं टहलते हुए कुछ ना कुछ बोल रहा था। ल्यूकेमिया क्या था, इसका क्या मतलब था, कोई नहीं जानता था सिवाय इसके कि एक जानलेवा बीमारी थी और रोयाम की जान जा सकती थी। इसके पास सिर्फ 1 महीने का वक्त था। ल्यूकेमिया को आसान लफ्जों में कैंसर भी कह सकते हैं, जो बहुत जल्द जिस्म में फैलता है। ये ज्यादातर बच्चों में ही पाया जाता है या बड़े लोगों में जो एक हद से ज्यादा अपनी हड्डियों का इस्तेमाल नहीं कर पाते। हिजर ने इसे बताया। वो आज ही अस्पताल हसन से मिलकर आया था और हसन से अपनी सारी बातें बताई थी, जो वो ये रोयाम और रूह के सामने नहीं बोल पाया था। इसने रूह और यारम को बहुत सारी बातें नहीं बताई थी, लेकिन हिजर को इसने धोखे में नहीं रखा था। वजह कहीं ना कहीं यारम का पागलपन और रूह का जज्बातीपन था। वो समझ सकता था कि इस बीमारी से सिर्फ रोयाम की नहीं, बल्कि रूह और यारम को भी लड़ना है, इसलिए वो इन दोनों पर कोई प्रेशर नहीं डालना चाहता था। अगर वो इन्हें सारी बात बताता तो यकीनन ये दोनों टेंशन में आ जाती, जिसकी वजह से वो बच्चे की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता था। लेकिन हिजर को ये सारी बातें किसी भी तरह से यारम को बतानी थी, जो इससे उम्मीद पर बैठा था कि हसन कहीं ना कहीं इसे बोन मैरो का इंतजाम कर लेगा। लेकिन हकीकत ये थी कि रोयाम का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था, जो बहुत कम लोगों में पाया जाता था, और अगर खून भी मिल जाए तो भी बोन मैरो टेस्ट का मैच होना एक नामुमकिन सी बात थी। मुमकिन था कि बोन मैरो और ब्लड ग्रुप मैच होता और शायद डोनर भी वो इन्हें आसानी से मिल जाए। हो सकता है लाखों डोनर मिल जाए, लेकिन इन लाखों में से शायद कोई एक ही रोयाम के तमाम सिस्टम सेल से मिल सकेगा। हिजर खुद भी अपना मुकम्मल चेकअप करवा के आया था। हिजर के साथ रोयाम के ब्लड सेल्स 18% तक मैच हुए थे, लेकिन ये रोयाम की जान बचाने के लिए बहुत कम था। हिजर ने हसन को इतना ही कहा था कि रोयाम की जान बचाने के लिए वो अपना सब कुछ लुटाने पर तैयार है, बस वो कहीं से डोनर ढूंढ लाए, अपने आप में जो अपने आप में एक बेहद मुश्किल काम था। नहीं, क्या नहीं यार, मैं तुम्हें बताता रहा हूँ, मैं सिर्फ एक 2.5 साल का बच्चा है। तुम्हारा ब्लड ग्रुप इसे मैच कर रहा है, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है, मुझे लग रहा है तुम्हारा बोन मैरो भी इसे मैच करेगा। हसन इसकी बात पर इसे समझाने लगा था। वो 2.5 साल का हो या 20 साल का, मुझे फ़र्क नहीं पता, और ना ही मैंने किसी को बचाने का ठेका ले रखा है, और ना ही मुझे इंटरेस्ट है इन सब में। दरकिनार करते हुए उठाता, इसमें इंटरेस्ट वाली क्या बात है? एक बच्चा है, इसकी जान खतरे में, तुम अपने सिस्टम सेल से इसकी जान बचा सकते हो। ये देखी होगी, इसका बाप फ्री नहीं, मैं नहीं, इसका बाप फ्री में नहीं देगा, करोड़ों देगा सिर्फ एक जरा सा ऑपरेशन के लिए। हसन को समझ नहीं आ रहा था कि वैसे कैसे समझाए। 1 हफ्ता तेजी से गुजर चुका था और वक्त बहुत कम था। यारम रोज रोयाम को इंजेक्शन लगवाने आता था, जिससे रोयाम को तकलीफ ना हो, और इसका यही सवाल होता। अभी तक रोयाम का बोन मैरो के तो क्या ब्लड ग्रुप मैच करना भी डोनर में अभी तक रोयाम का बेन मैरो तो क्या ब्लड ग्रुप मैच करता भी डोनर नहीं मिला था। देखो, बात सीधी सी है, मुझसे ये सब कुछ नहीं होता। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ परी को लेकर आया था। अगर इसे मेरे खून या बोन मैरो की जरूरत है तो बताओ। बात ठीक है, मेरा इस दुनिया में किसी से कोई तल्लुक नहीं है। इस तरफ से साफ इनकार था। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई जीता है या कोई मरता है। इसे किसी की जान बच सकती है या कोई जिंदगी की तरफ लौट कर आ सकता है। इसे सिर्फ और सिर्फ अपनी परी से मतलब था। डर के एक बार सोचो तो सही, वो 2.5 साल का बच्चा है। तुम एक बार अपना चेकअप तो करवा लो, हो सकता है तुम्हारा बेन मैरो इससे मैच कर जाए। यार, मैं ये सिर्फ ये चाहता हूँ कि सुनो मेरी बात हसन, अभी तुमने बताया कि तुम कितने लोगों का चेकअप कर चुके हो, किसी का भी बोन मैरो इस वजह से मैच नहीं हुआ, तो मेरे तल्ले क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें यकीन है क्योंकि मेरा बोन मैरो से मैच हो जाएगा? अगर मैच हो भी किया तो क्या मैं इसे अपना बोन मैरो दूंगा? तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे नहीं पता बोन मैरो ट्रांसफॉर्मेशन में कितनी तकलीफ होती है? और तुम्हें क्यों लगता है कि मैं किसी के लिए किसी किस्म की कोई तकलीफ बर्दाश्त करूंगा? कोई जिए या मरे, मैं किसी के लिए खुद को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। इस बच्चे का बाप तुम्हें इस तकलीफ की पाई पाई चुका देगा। वो तुम्हें इतना पैसा देगा कि तुम सट्टा खेलने जैसे गलीज काम नहीं करोगे। लिसन हसन, सट्टा मैं अपने शौक के लिए खेलता हूँ, पेट के लिए नहीं। जिस दिन पेट के लिए खेलना शुरू किया ना, इस दिन मेरे भी ऐसे ही चर्चे होंगे, और अब तुम इस चीज़ के लिए मुझे यहाँ नहीं बुलाओगे, वरना परी का इलाज करवाने के लिए मैं दुनिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं। वो कुर्सी से उठे हुए बिना इसे देखे बाहर की जानिब निकल गया था। हसन को यकीन ना था कि सिर्फ इसका ब्लड ग्रुप रोयाम से मैच करेगा, बल्कि इसका बोन मैरो भी सेम होगा, लेकिन ये चेकअप करवाने के लिए भी तैयार नहीं था। इसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। दिन तेजी से गुजर रहे थे और वो बहुत कोशिश के बावजूद भी रोयाम के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। रोयाम, आराम से बैठ जाओ बेटा, मेरी जान, आप नीचे गिर जाओगे। फिर वो इसे शेल्फ पर बिठाकर अपना काम मुकम्मल कर रही थी, जबकि रोयाम बार बार शेल्फ के ऊपर खड़ा हो जाता। कंधे बच्चे गिरते हैं, रोयाम तो प्यारा बेबी है। वो अपना लॉजिक देते हुए खड़ा हो गया। रूट नफी में से हिलाकर इसके पास आई थी और इसे वापस बिठाकर अपना काम करने लगी। ये कोई नया काम नहीं था, वो रोज़ ऐसा ही करता था। आज 6 दिन गुजर चुके थे रोयाम की बीमारी के बारे में पता चले हुए। डॉक्टर हर तरफ से इसके डोनर का इंतजाम करने की कोशिश कर रहे थे। रोयाम की वजह से यारम की सारी रात जागते हुए गुजरती और रू का दिन, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि रोयाम को कभी भी तकलीफ हो सकती है। इस लम्हे की लापरवाही बहुत बुरी साबित हो सकती है। डॉक्टर ने इसे
अस्पताल में रखने का मशवरा दिया था, जो रूह और यारम दोनों को ही पसंद ना आया। वो रोयाम को किसी भी किस्म के बीमार माहौल में नहीं रखना चाहते थे। वो हर वक्त हंसता खेलता रहने वाला बच्चा था। वो एक जगह बैठकर नहीं रह सकता था। इन 6 दिनों में रोयाम को दूसरे ही दिन एक बार फिर से खून की उल्टी हुई थी। वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। रूह को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बीमारी ऐसी हुई कैसे। वो तो इसे कहीं आने जाने भी नहीं देती थी। रोयाम हर पल इसके साथ रहता था। रोयाम के मामले में रूह और यारम दोनों ही लापरवाही नहीं करते थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कह दिया था कि बात खत्म कर दी कि बीमारी जो है किसी को भी हो सकती है। लुकेमिया, ब्लड कैंसर कोई खानदानी या छूत की बीमारी हरगिज नहीं है। बस इतना पता था कि ये बीमारी शुरू होती है तो बुखार, कमजोरी या खांसी से शुरू होती है। रोयाम कभी भी एक सेहतमंद बच्चा नहीं था। वो एक कमजोर हालत में पैदा हुआ बच्चा था। इसलिए इसकी कमजोरी को देखते हुए किसी को भी न लगा था किसी कोई बीमारी हो सकती है। और खांसी और बुखार तो इसे अभी शुरू हुआ था। पिछली 6 रातों से यारम मसलसल जाग रहा था। वो सुबह के वक्त रूह को जगाकर सोता था। वो एक लम्हे के लिए भी लापरवाही नहीं बरत रहे थे। रोयाम की हालत को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों के लिए ही आंख मूंदना बहुत मुश्किल था, लेकिन यही जरूर समझाया था कि यह जंग सिर्फ रोयाम की नहीं बल्कि इन दोनों की भी है। और रोयाम का ख्याल रखने के लिए एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। और इसके लिए अब यारम रात के वक्त रोयाम का ख्याल रखता था, जबकि रूह सारा दिन। मम्मा, भूख लगी है रोयाम को। इसे कब से अपनी तरफ मतवज्जो करने की कोशिश में नाकाम होते हुए रोयाम ने मासूमियत से कहा था, कोई भूख नहीं लगी और ना ही कोई चॉकलेट मिलेगी। पहले ही दांत खराब हो गए हैं रोयाम के। रुख ने फौरन इनकार कर दिया था। अरे रोयाम के दांत खराब नहीं है, महर और अनायत के खराब हो गए हैं। रोयाम के दांत खराब नहीं हो सकते, इसको फैरी ने दांत दिए हैं। वो मासूमियत से कहता इसे हंसने पर मजबूर कर गया था। वो जैसे तैसे भी बात करता था, लेकिन मुकम्मल करता था। इसके ज्यादातर अल्फाज गलत होते थे, लेकिन अपना जुमला वो मुकम्मल अदा करता था बिना कोई भी लफ्ज छोड़े। और ये यारम की सख्तियों का ही असर था। इसे बच्चों के आधे अधूरे अल्फाज और जुमले पसंद नहीं आते थे, इसलिए वो रोयाम को हमेशा मुकम्मल बात करने का कहते हुए इसे मुकम्मल बात करने का वक्त देता था। और अब वो अपने बात के अंदाज में ढल चुका था। वो अब अपने बाप के अंदाज में ढल चुका था। और ये यारम की ही सख्ती का नतीजा था कि आज वो अपनी बात मुकम्मल करके कम अज़ कम इन्हें बता तो सकता था कि इसे किसके साथ आखिर मसला क्या है। कितनी आसानी से वह दोनों को बता पाया था कि इसे कहाँ तकलीफ है, वरना 2-2.5 के साल के बच्चे के लिए अपनी बात का मतलब किसी को भी समझाना बहुत मुश्किल था। और अब लफ्ज़ सही हो या गलत, रोयाम ने अपनी बात मुकम्मल करके ही दम लेना था। इसकी बात कोई भी दूसरा तीसरा समझे या ना समझे, लेकिन रूह और यारम अच्छे से समझते थे। अनायत और महर के दांत बिल्कुल भी खराब नहीं है, क्योंकि लैला आंटी ने बिल्कुल भी चॉकलेट नहीं देती और बहुत अच्छा करती हैं। रूह इसे समझाते हुए बोली थी। वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि इसकी बीमारी के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी बुरी। यारम से तो वो जो भी चीज़ मांगता था यारम फौरन दे देता, लेकिन रूह हर चीज़ में एहतियात करती थी। लैला नानू है, आंटी नहीं। वो इसका जुमला दुरुस्त करते हुए बोला था, जबकि अंदाज ऐसा था कि इसकी अकल पर मातम करते हुए इसने अपना नन्हा हाथ सर पे भी मारा था और मुस्कुराई थी। लैला को तंग करने के लिए हिजर और यारम ने इसे जबरदस्ती से नानी बुलवाते थे। अच्छा पापा, गलती हो गई, लेकिन फिर भी चॉकलेट नहीं मिलेगी, रुख ने कहा था। नीचे उतारे मुझे गंदी मम्मा, वो फौरन मुंह बसूरते हुए बोला था, जबकि किचन के दरवाजे के करीब खड़े सोनू को देखकर यारम रुख ने इसे नीचे उतार दिया था। यकीनन अब इसका इरादा सोनू के साथ खेलने का था। वो छोटे छोटे कदम उठाकर सोनू के पास आया, उसे इशारा करते हुए इसके आगे आगे चलने लगा। रुख सारा ध्यान बाहर की जानब रखे हुए अपने काम खत्म करने लगी थी। कमरे में बेहद अंधेरा था। वो छोटे छोटे कदम उठाकर बेड पर आया था और नीचे फर्श पर बेड से खींचकर तकिया गिराया, क्योंकि बेड इसकी पहुंच से थोड़ा ऊंचा था और वो इस पर आसानी से नहीं चढ़ पाता था। तकिया जैसे ही जमीन पर गिरा, रोयाम इसके ऊपर चढ़कर बेड पर आ गया था और अब उसने बड़े ही प्यार से इसके सीने पर अपनी जगह बनाई थी। यारम की नींद इस पर टूट चुकी थी, लेकिन इसका नन्हा सलाम महसूस करते वो आंखें बंद ही किए हुए था। बाबा, वो बहुत प्यार से पुकार रहा था, लेकिन इसके अंदाज में कहीं न कहीं लालच भी शामिल था। यारम के चेहरे पे अपने आप ही मुस्कुराहट खेल रही थी। बाबा, इसकी मुस्कुराहट देखकर रोयाम ने इसके मुंह पर हाथ मारा था। मामा गंदी है, वो रोयाम को चॉकलेट नहीं दे रही। रोयाम के दांत खराब नहीं है, महर और अनायत के खराब है। रोयाम के दांत प्यारे हैं, देखे। वो अपने छोटे छोटे मोतियों जैसे दांत दिखाते इसे सबूत पेश कर रहा था। यारम ने एक नजर से देखा, जो अपनी दोनों टांगे इसके कंधों पर रखे इसके सीने पर चढ़कर बैठा अपने दांत दिखा रहा था। हाँ यार, तुम्हारे दांत वाकई ही बहुत प्यारे हैं। तुम्हारी मामा को तो कुछ पता ही नहीं है। मैं तुम्हें खुद चॉकलेट दूंगा। इसकी बात करने के अंदाज पर वो शुरू से ही फिदा था, और फिर अपने सारे अल्फाज अब यारम के लिए इस्तेमाल करते तो अलग ही बात थी। इसके मान जाने पर वो खुश हो गया था। हम मामा को नहीं देंगे, वो भी नहीं देती, रोयाम ने फैसला करते हुए कहा था। तो यारम ने फौरन हाँ में सर हिलाया था। अब रोयाम इसके सीने पर बैठा इसकी उंगली पकड़े से उठने का इशारा कर रहा था। मतलब ये था कि बछल कर नहीं जाएगा, बल्कि शाही सवारी को उठाकर बाहर ले जाया जाए। आखिर को अपनी माँ को अपनी पावर भी तो दिखानी थी कि इसका बाप इसके साथ है। अरे यार, अभी तो आप सोए थे, इतना जल्दी क्यों जाके? अभी तो सिर्फ 8:15 बजे हैं, बहुत वक्त है, आराम से सो जाइए। वो इसे जागते देखकर बोली थी। तुम्हारी शिकायत है बीबी, तो मुझे जागना पड़ा। वो फ्रिज से चॉकलेट निकालते हुए कहने लगा, तो रुख ने रोयाम को देखा था, जो उसकी गोद में बैठा इसे चॉकलेट दिखाकर खा रहा था। रोयाम को यारम के घर होने का कुछ ज्यादा ही फायदा होने लगा था। वो हर चीज की शिकायत लेकर सीधे यारम के सर पर पहुंच जाता था। यारम इस पर डॉक्टर से पूछेंगे कि रोयाम के लिए चॉकलेट सही है, और फिक्रमंदी से रोयाम को देखते हुए बोली थी, जो यारम के गोद में बहुत सफाई से चॉकलेट खा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि इसके बाप को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। रूह के सामने तो इसका हर स्टाइल चलता था, लेकिन अपनी
अब लेकिन अपने बाप के रग-रग से वो वाकिफ था। आजकल रूह का कम और यारम का ज़्यादा लाडला बना हुआ था। यारम इसकी हर बात मान रहा था और वो यारम को गुस्सा दिलाने वाली कोई भी हरकत नहीं करता था। नहीं रूह, अगर डॉक्टर से पूछेंगे तो वो मना कर देगा। मैं ये नहीं कहता कि ये नुकसानदार नहीं हो सकती, लेकिन रोयाम से हर चीज़ हम दूर नहीं कर सकते ना। मैं चेक कर चुका हूँ, चॉकलेट में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो एक लुकेमिया पेशेंट के लिए बुरी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर से पूछने पर मैं तुम्हें यकीन से कहता हूँ कि वो मना कर देगा, बिना चेक करने की ज़हमत किए। और हम रोयाम को यहाँ घर का माहौल देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी इंजॉय करे। इसकी बीमारी कोई बीमारी ना हो। अगर हम पाबंदियाँ लगाएंगे तो अस्पताल और घर में क्या फ़र्क रह जाएगा। वो उसे समझाते हुए बोला था। रुख ने भी हाँ में सर हिला दिया था। बिल्कुल ठीक तो कह रहा था वो रोयाम। घर लाए ही इसीलिए थे क्योंकि रोयाम अपनी बीमारी को महसूस न करे और न ही अपने आप को बीमार समझे। इसका छोटा सा हाथ रोज़ इंजेक्शन और ड्रिप लगने की वजह से न सिर्फ सूज गया था, बल्कि पूरी तरह से सुरख भी हुआ था। जगह जगह नील के निशान बैठते जा रहे थे। रुख तो जब इसका हाथ देखती रोने लग जाती। इसके हाथ इस वक्त भी इसे ड्रिप लगी हुई थी। डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर जा चुका था और ड्रिप खत्म होने तक वो नहीं अपने ऑफिस में आने का कहकर गया था। ये हैवी डोज दवाओं का असर था कि ड्रिप के दौरान ही रोयाम गहरी नींद में उतर जाता, लेकिन फिर जरा सा दर्द होने पर वो न सिर्फ इसकी आंख खुल जाती बल्कि वो रोने भी लगता। यारम और रूह नर्स को इसके पास छोड़कर खास ख्याल रखने का कहते हुए डॉक्टर के कैबिन की तरफ जा चुके थे, लेकिन इन्हें गए हुए भी 2 मिनट ही हुए थे कि झटके की वजह से रोयाम की आंख खुल गई। वो बुरी तरह से रोने लगा था। 2 दिन पहले भी ऐसा हो चुका था और नर्स की लापरवाही पर यारम ने अस्पताल बंद करवाने की धमकी दे डाली थी। इसके अचानक रोने पर नर्स बुरी तरह से हड़बड़ा गई थी। अपने मोबाइल में मसरूफ होने की वजह से वो रोयाम का हाथ छोड़ चुकी थी। रोयाम नहीं यकीनन हाथ पर चुभन महसूस करते हुए हाथ को झटका दिया था और अब वो बुरी तरह से रो रहा था। अगर वो उसके माँ बाप को बुला दी जाती तो नौकरी खतरे में पड़ जाती, और इस तरह से तकलीफ में बच्चे को रोते देखना भी बहुत मुश्किल था। बेटा प्लीज चुप कर जाओ, इस तरह से रो मत, अभी आपके मामा बाबा आ जाएंगे। वो उसका ड्रिप वाला हाथ पकड़े से समझाते हुए बोली थी। जब अचानक रोयाम ने दरवाजे की तरफ इशारा किया था। जानू सही वो बंद दरवाजे की दूसरी तरफ खड़ी लड़की की तरफ इशारा कर रहा था जो अपना सर पकड़े शायद नहीं यकीनन बहुत बुरी हालत में थी। शीशे के इस पर वो इसे अपनी तरफ बुलाते देख चुकी थी। इसे इस तरह से रोते देखकर वो अपना दर्द भुला इस बच्चे को देखने लगी। मैम क्या आप इस बच्चे को जानती हैं? वो आपको बुला रहा है। नर्स ने फौरन इसे आकर अरबी में बताया। इसे नर्स की बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी। अंतर रोयाम दोनों हाथों से इसे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था और इस बच्चे को इस तरह से रोते देखकर वो भी रुकी नहीं थी। क्या हुआ बेबी, आप रो क्यों रहे हो? वो फौरन इसके करीब आते हुए बोली। रोयाम रोते हुए इसके सीने से लग गया था। जानू सही दर्द है, वो रोते हुए इसे बता रहा था। यकीनन वो गलतफहमी का शिकार था, इसे कोई और समझ रहा था। बेबी मैं आपकी दानुशाही नहीं हूँ, मैं तो परी हूँ। वो इसका हाथ थामते हुए बहुत नरमी से ड्रिप ठीक करने लगी थी। वो बीगी बीगी आंखों से इसे देख रहा था। परी को इस पर बेहद प्यार आया। परी मीन्स फेरी। वो अपनी समझ के मुताबिक इसकी बात का मतलब बोला था। वो हंसने लगी थी। हाँ फेरी जो जादू भी करती है, और आपको जादू दिखाऊं, अभी देखना मेरे बैग से चॉकलेट निकलेगी। वो अपना हाथ जादू की तरह लहराती इसका ध्यान बटाने में कामयाब हो रही थी, और परी के जादू से जो चॉकलेट बरामद हुआ था इसे देखकर रोयाम खुश हो गया था। लेकिन इसके अगले सवाल ने परी को कंफ्यूज कर दिया। आप फेरी हो तो आपके पर कहाँ है? तुमने तो कहा था कि फेरी को मेरा खून नहीं लग सकता, तुमने तो कहा था कि परी को मेरा खून नहीं लग सकता, तो अब तो मेरा खून क्यों चेक करना चाहते हो? वो डॉक्टर को घूरते हुए बोला था कि तुमने कहा था कि तुम परी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, जैसा कि तुम जानते हो कि इसके जिस्म में खून बहुत कम है और कभी भी इसे ब्लड की जरूरत पड़ सकती है। हसन ने तमत बांधी थी। तुमने कहा था कि बी पॉजिटिव ब्लड तुम कहीं से भी अरेंज कर सकते हो। वो अब भी इसे घूर रहा था। हाँ लेकिन तुमने मुझे कहा था ना कि तुम नहीं चाहते कि परी को बाहर का खून लगे। हसन कंफ्यूज हुआ। ये 3 माह पहले की बात है। वो अब इसी के अंदाज में बोला था। देखो यार, तुम्हारी मर्जी है, तुमने परी को ब्लड देना है तो दो, नहीं देना तो तुम्हारा ना दो। लेकिन तुम और नेगेटिव हो। मैं सिर्फ चेक करना चाहता हूँ कि अगर इमरजेंसी में परी को ब्लड की जरूरत पड़े तो क्या तुम दे सकते हो या नहीं। लेकिन तुम्हारी मर्जी, कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं परी के लिए अरेंजमेंट कर लूंगा। हसन जान छुड़ाते हुए बोला था। अच्छा ठीक है, मैं चेकअप करवाने के लिए तैयार हूँ। परी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो अपनी बात पर कायम हूँ। मैं नहीं चाहता कि परी को बाहर के किसी शख्स का खून लगे। कोशिश करो कि मेरा ही ब्लड इसके काम आ जाए। मैं हर वक्त इसके साथ रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसे हमेशा सिर्फ मेरी ही ज़रूरत पड़े। वह परसरासी अंदाज में बोल रहा था। हसन ने सिर्फ हाँ में सर हिलाकर नर्स को बाहर आने का इशारा किया था। देखो मैंने इसे टेस्ट के लिए मना लिया है। तुम इसका मुकम्मल चेकअप करना, हर चीज़, बोन मैरो, ब्लड ग्रुप या टेस्ट, मुझे मुकम्मल रिपोर्ट चाहिए। हसन नर्स को समझाते हुए बोला था। लेकिन सर इनकी इजाज़त के बगैर बोन मैरो टेस्ट करना तो इनलीगल है। नर्स परेशानी से बोली थी। क्या लीगल है और क्या इनलीगल, ये बातें समझाने का मेरे पास वक्त नहीं। जितना मैं कह रहा हूँ इतना करो। रिपोर्ट्स का इंतजाम अभी करो और मेरे ऑफिस में भिजवा दो। वो इसे एक नजर देखकर अपने रूम में चला गया था, जबकि नर्स परेशानी से इसे देख रही थी। अगर इसने कुछ पूछ लिया तो वो क्या जवाब देगी। नर्स कमरे में आई तो वो वेट कर रहा था। एक तो ये आदमी से बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब भी आता था गुस्सा नाक पर रखा और एटीट्यूड ऐसा था कि सामने वाले को जला कर रखते। वो जितना खूबसूरत नौजवान था इतना ही मगरूर भी था। खुद से ज़्यादा अहमियत किसी को देना तो इसने सीखा ही नहीं था। वैसे तकरीबन 3-4 साल से जानते थे। वो एक बाइक राइसर था।
वो एक बाइक रेसर था, अपनी जान पर खेलता था, अक्सर अपनी बॉडी पर जख्म लेकर वो अस्पताल आता था। लेकिन 4 महीने पहले इसने अचानक एक अनजान लड़की से शादी कर ली थी। पहली बार ये लड़की जब इस अस्पताल में आई थी, इसकी हालत इतनी खराब थी कि इसे देखा तक नहीं जा रहा था। इसके जिस्म में खून ना होने के बराबर था। डॉक्टर ने बहुत मुश्किल से इसकी जान बचाई थी और तब से वो हर हफ्ते इसका चेकअप करवाने के लिए इसे यहाँ लाता था। वो अपनी बीवी से मोहब्बत करता था या नहीं, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन वो उसकी फिक्र करता था। वो चाहता था कि वो इस पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो। वो इसे ना तो किसी से बात करने देता था और ना ही खुद से एक पल के लिए भी अलग करता था। इस वक्त भी वो उसके अस्पताल के स्पेशल रूम में बिठा कर अपना चेकअप करवाने के लिए आया था, क्योंकि हसन ने इसे यहाँ बुलाया था। लेकिन हसन की प्लानिंग क्या थी ये तो वो नहीं जानता था। वो अपनी परी के लिए ही अपना चेकअप करवा रहा था। नर्स को लगा था कि वो इससे कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि इसे लगा था कि वो बोन मैरो टेस्ट से अनजान है। सर, आप अपनी शर्ट उतार दें, आपको इंजेक्शन देना है। वो काफ़ी घबराई हुई थी। टेस्ट तो कंप्लीट हो गया, आप कौन सा टेस्ट करना है और इंजेक्शन की ज़रूरत क्यों आ रही है? वह मजीद सर्द लहजे में बोला था, सर ये इंसीजिया का इंजेक्शन क्यों लगाया जा रहा है मुझे? वो बनाकर बोला था, सिर्फ और सिर्फ आपका टेस्ट हो रहे हैं। अगर लिखा है मेरे माथे पर, बेवकूफ़ समझती हो मुझे? क्या मैं नहीं जानता कि इंसीजिया का इंजेक्शन बोन मैरो टेस्ट से पहले दिया जाता है? वो इतने गुस्से से बोला था कि नस काम कर रह गई। सच सच बताओ, इरादा क्या है तुम्हारा? बोन मैरो बेचकर पैसा कमाने का सोच रहे हो ना तुम लोग? नहीं सर, आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम आपका बोन मैरो सिर्फ और सिर्फ आपकी वाइफ के लिए चेक करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें मसलसल खून की कमी है और वो बहुत ज़्यादा बाहर में मुब्तला हो जाती हैं। ये निशानियाँ ब्लड इन्फेक्शन की भी हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हमें इनके जिस्म से सारा खून निकाल कर चेंज करना होगा, जिसके लिए पहले दूसरे बंदे के बहुत सारे चेकअप करने पड़ते हैं, जिसमें एक बोन मैरो भी है। नर्स ने मेडिकल के बारे में जितना कुछ जानती थी इसके सामने रखकर इसे मुतमिन कर चुकी थी। इसने सिर्फ हाँ में सर हिलाते हुए इसे इंजेक्शन लगाने की इजाज़त दी थी। इंजेक्शन लगाने के बाद भी बोन मैरो टेस्ट के दौरान इसे बहुत तकलीफ होती थी। सर, आपको आधा घंटा यहीं बेड पर लेटना होगा। कुछ देर के लिए आप अपनी हड्डियों को बिल्कुल मूव ना करें। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। वो दर्द बर्दाश्त करता उठ बैठा था। नो सर, ये बहुत ज़रूरी है, आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है और अहम बात यह है कि अस्पताल आपको यूँ जाने की इजाज़त नहीं देता। वो समझा रही थी। मुझे परी को लंच पर लेकर जाना है। वो बड़बड़ाया। रिपोर्ट्स कब तक मिल जाएंगी? वो शर्ट पहनते हुए सवाल कर रहा था। सर, कल शाम तक अपनी पोस्ट ले जाइएगा। इसके कहने पर वो सिर्फ हाँ में सर हिलाता लेट गया था, जबकि नर्स रिपोर्ट्स के जरिए हसन के कंप्यूटर में चेकिंग के लिए भेज चुकी थी। पर तो नहीं है मेरे पास। लेकिन परी ने कोई जवाब ना दिया था। लेकिन क्या? वो अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों को छोटा करके घूरते हुए बोला, जैसे इसकी चोरी पकड़ चुका हो। अरे बड़े शैतान बच्चे हो तुम, अभी मैंने तुम्हें जादू करके दिखाया। परी ने अपनी सफाई पेश करनी चाहिए थी। वो तो मेरे बाबा भी कर लेते हैं, रोज़ फ्रिज से निकाल देते हैं। वो इसके जादू को जादू मानने से बिल्कुल इनकारी था। हाँ, तो तुम्हारे बाबा पहले फ्रिज पे रखते होंगे ना, फिर निकाल के देते होंगे, लेकिन मैंने रखा नहीं, मैं तो सिर्फ जादू से निकाला है। परी को इसकी बातें करने में बहुत मजा आ रहा था। वो इस वक्त बातों में इतना मसरूफ था कि ड्रिप कब खत्म हुई इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। यकीनन अगर वो इस वक्त मसरूफ ना होता तो इसे उतारने की जिद जरूर करता। पहले तो यारम की सख्ती की वजह से वो ज़्यादा जिद नहीं करता था, लेकिन इसकी गैर मौजूदगी में रोयाम किसी की नहीं सुनता था। अच्छा, ऐसी बात है तो दोबारा निकाल के दिखाओ। रोयाम ने चैलेंज दिया था और वो यहाँ फंस चुकी थी, क्योंकि इसने एक ही चॉकलेट सुबह अपने बैग में रखा था। मैं नहीं निकालती, वो खरूस दियो मुझसे नाराज़ हो जाएगा और फिर मुझे खा जाएगा। परी ने इसे पुरस्कार अंदाज में बताया था। खरूस दियो, वो इसकी बात दोहराते हुए बोला तो परी ने अब मुश्किल इसके होठों की हरकत देखी थी और अपना कहकर रोकने की कोशिश करते हुए अपना हाथ मुंह पर जमाया। हाँ, वो खरूस दियो जिसने ये चॉकलेट जादू से मेरे बैग में रखी थी और अब जादू से मैंने निकाल कर तुम्हें दे दी। परी ने कहानी बनाई थी। ओ खरूस दियो सबको खा जाता है? रोयाम ने मासूमियत से पूछा था। हाँ, सबको खा जाता है, सबसे ज़्यादा तुम्हारी तरह प्यारे प्यारे बच्चों को, और जो लोग मेरी जादू पे यकीन नहीं करते इनको तो उठाकर ले जाता है। परी ने तफसील से बताते हुए इसे डराया था और लगे हाथों इसके फूले फूले सुरग गालों पर झुककर प्यार भी कर डाला, जिस पर रोयाम ने इसे घूरते हुए अपने नन्हे से सुरग गाल को रगड़ डाला था। यकीनन इसे इसकी यह हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। क्या हुआ बेबी, मेरा किस करना अच्छा नहीं लगा? कोई बात नहीं, मैं अपना किस वापस ले लेती हूँ। मुस्कुराते हुए एक बार फिर से इसके गाल पर झुकी और फिर से इसे किस करते हुए सीधी हुई, जिस पर रोयाम ने इसे मजीद घूरा था। अरे ऐसे क्यों घूर रहे हो? अपनी किस वापस तो ले ली मैंने, परी शरारत से मुस्कुराकर बोली थी। इसे तो ये बच्चा पहले दिन से ही बेहद पसंद आया था और आज तो ये इसके हाथ चढ़ चुका था। देखो प्लीज, तो मुझे इस तरह से मत घूरो, वरना वो खरोच दियो मुझे खा जाएगा। परी ने मासूम सी शक्ल बनाकर इसे फिर से बातों में लगाने की कोशिश की थी। आप मेरे बाबा को बताओ, वो इस खरूस दियो को डिश डिश करके मार देंगे। रोयाम ने इसे आइडिया दिया था। एक तो उस बच्चे की मुकम्मल बातें, दूसरी तरफ से इसकी बात करते हुए मुश्किल अल्फाज मुंह के डिज़ाइन परी तो पूरी तरह से इस पर फ्लैट हो गई थी। और सबसे खास बात, वो गुस्से में बात करते हुए भी कितने अदब व एहतराम से मुखातब करता था। परी तो क्या इसकी जगह कोई भी हो वो रोयाम से मोहब्बत ना करे, ये नामुमकिन सी बात थी। तुम अपने बाबा को खुद ही बता देना कि वो मेरी मदद करे, मुझे इस खरोस दियो से बचाएं, वरना वो मुझे खा जाएगा। तुम बताना अपने बाबा को कि तुम्हारी दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई है। तुम्हारे बाबा मेरी मदद करने के लिए आएंगे ना, सुपर स्पाइडरमैन की तरह? परी का फिलहाल इसे बातें खत्म करने का कोई इरादा नहीं था।
मैं अपने बाबा को बता दूंगा, लेकिन आप मेरी दोस्त नहीं हो और बाबा स्पाइडरमैन नहीं सुपरमैन है। वो मुंह बनाकर इसे बताने लगा था, अरे मैं कब से तुम्हारे पास बैठी तुमसे बातें कर रही हो, तुम मुझे दोस्त मानने को तैयार ही नहीं हो। ये तो बहुत गलत बात है, मैं तुम्हें चॉकलेट दी, मैं तुम्हारी दोस्त बन गई ना। चॉकलेट का मसला लेने का मतलब ये नहीं, यही होता है कि हम दोस्त थे। चलो आप जल्दी से मुझसे दोस्ती करो वरना मेरी चॉकलेट वापस करो। परी से दोस्ती करने की खातिर जल्दी से कहते हुए इसके नन्हे से हाथ से चॉकलेट लेने ही लगी थी। ठीक है हम दोस्त हैं, वो एहसान करते हुए बोला था, लेकिन तभी कोई कमरे में दाखिल हुआ। रोयाम का मुंह दूसरी जानिब था, इसीलिए वो शख्स से देख नहीं पाया था, लेकिन वो परी को चलने का इशारा कर रहा था। ओके प्यारे दोस्त, अब मुझे घर जाना है। तुम्हारे साथ ये पहली मुलाकात बहुत अच्छी रही थी, और नर्स जी मेरे दोस्त का ख्याल रखिएगा, अपने मोबाइल पर बाद में मसरूफ हो जाइएगा, लेकिन फिलहाल मेरे दोस्त को आपकी जिम्मेदारी पर यहाँ छोड़ा गया है। वो इसके दोनों गाल चूमती हुई उर्दू में बोली, क्योंकि वो कुछ देर पहले इसे किसी से हिंदी में फोन पर बात करते हुए सुन चुकी थी, जबकि रोयाम ने फिर से घूरते हुए अपने नन्हे से हाथ से दोनों गालों को सुरख कर डाला था। अरे दोस्ती में किस करना अलाउड होता है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। वो इसके नन्हे से हाथ पर हाथ मारते हुए इसका गाल चूम कर बाहर भाग गई थी, और वो इसे दूर से बाय बाय कर रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा यारम, ये देखो इस बंदे की 96% तक रिपोर्ट मैच कर रही है। मेरा शक बिल्कुल ठीक था यारम, अगर ये रोयाम को बोन मैरो देने के लिए तैयार हो जाए तो रोयाम बच सकता है, मतलब कि ये डोनर है। रुको ने खुश होकर पूछा था। नहीं भाभी ये डोनर तो नहीं है, लेकिन मैं इसे मना लूंगा। मैं सिर्फ कन्फर्म करना चाहता था कि जो मैं सिर्फ कंफर्म करना चाहता था जो कि हो चुका है। मैं इससे बात करता हूँ। हसन काफ़ी पुरजोश था। इसे मनाओ, मैं तुम्हें इसे सारी जिंदगी आसान मैं इसकी सारी ज़िंदगी आसान कर दूंगा। मैं इसका फुल लाइफ हर्ष उठाऊंगा, इसे जो चाहे वो मिलेगा। यारम ने हसन को देखते हुए कहा था। वो इसे किसी भी तरह से मना लेना चाहता था। हसन ने सर उठाकर देखा, वो इसे जल्द मना लेना चाहता था, क्योंकि रोयाम के जिस्म से खून अब सूख रहा था। वह दिन ब दिन कमज़ोर हो रहा था। इसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना ज़रूरी हो गया था। इतने दिनों की नाउमीदी के बाद आज इन्हें थोड़ी सी उम्मीद मिली थी, जो इन दोनों के लिए किसी मुआवजे से कम नहीं थी। चलो रोयाम के पास चलते हैं, वो जाग गया होगा। रुको देखते हुए बोला था। रूह फौरन उठी थी। दर्क रुको, क्या तुम्हें नर्स ने नहीं बताया कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तुम्हारा बोन मैरो सैंपल लिया गया है। हसन भागता हुआ इसके पास आया था। बताया है, लेकिन मेरा फिर भी रुकने का कोई इरादा नहीं है। सो ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है, हसन ने समझाना चाहा, जबकि परी अनजान सी करीने सुन रही थी। नहीं मैं ठीक हूँ, वो जाने लगा। मुझे तुमसे एक अहम बात करनी थी, हसन ने कहा। बोलो उसकी ज़रूरी बात के चक्कर में शायद वो अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं तुमसे इस बच्चे को मिलवाना चाहता हूँ। वो सिर्फ 2.5 साल का है। तुम्हारे सारे सिस्टम सेल्स इससे मैच कर रहे हैं। 96% तुम दोनों का बॉडी सिस्टम एक जैसा है। वो तुम्हारी मदद से बच सकता है। प्लीज़ इस बच्चे की जान बचा लो, वो तकलीफ में है। एक एक सांस मुश्किल से ले रहा है। दिन रात इसे इंजेक्शन लगाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इसका दर्द कम नहीं होता। जरा सोचो, तुम्हारी वजह से इसका दर्द कम होगा, वो अपनी ज़िंदगी जी पाएगा। सिर्फ एक बार मिल लो इससे। मेरा शक ठीक था। तुमने इसलिए मेरे ये सारे टेस्ट किए हैं। तुम्हें पता है ना, मेरी इजाज़त के बगैर मेरा बोन मैरो करने पर मैं तुम पर केस भी कर सकता हूँ। वो बुनाकर बोला था। कर देना, जो करना है कर देना, बस एक बार मेरे साथ रूम नंबर 11 में चलो। चलकर एक बार देखो इसकी हालत। हसन इसकी मिन्नतें कर रहा था, जबकि रूम नंबर 11 का सुनकर परी ने इसके पासों पर अपनी गिरफ्त मजबूत की थी, क्योंकि रूम नंबर 11 से वो अभी अभी आई थी। वो तो बहुत छोटा सा बेबी है, कौन सी बीमारी है इसको, परी परेशानी से बोली थी। लुकेमिया मतलब ब्लड कैंसर है। हसन ने फौरन जवाब दिया। या अल्लाह, इस छोटे से बच्चे को कैंसर है, वो कैसे बचेगा? परी का अंदाजा ऐसा था जैसे वो पूछ रही हो कि वो इसके लिए क्या कर सकती है। इसको सिर्फ दर्द बचा सकता है, क्योंकि अब तक मैं 1000 से ज़्यादा लोगों का चेकअप कर चुका हूँ, मगर इसके सेल सिस्टम सिर्फ दर्द से मैच करते हैं। इसे बस अपना बैन मैरो ट्रांसफर करना होगा इसे, और वो बच जाएगा। हसन ने तफसील से बताया तो परी ने बहुत उम्मीद से इसकी तरफ देखा था, जैसे यकीन हो कि वो इनकार नहीं करेगा। कब करना है ऑपरेशन? वो परी को देखकर हसन से बोला था। ये सच था कि वो परी की उम्मीद को टूटते नहीं दे सकता था। जब तुम हाँ कर दो, हसन ने फौरन जवाब दिया था। फिर भी कोई वक्त तो होगा ना। उठकर तो किसी का भी ऑपरेशन नहीं करते होगे तुम लोग, वो चिढ़ कर बोला था। हाँ तुम कल सुबह तक आ जाओ, मैं सारा इंतजाम कर लूँगा। ठीक है तुम तैयारी करो, कोई और टेस्ट हो तो अभी कर लो, क्योंकि मैं बोन मैरो ट्रांसफर के बाद 1 हफ्ते के लिए जा रहा हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम कल ही आ जाना, कोई टेस्ट नहीं है, अब सिर्फ ऑपरेशन होगा। हसन फौरन बोला। ये ना हो कि इसके आराम करने का मतलब आराम करने का कहने पर वो मुकर जाए। वैसे भी इसे सर फिर से कोई फालतू बात करनी भी नहीं चाहिए थी। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद तो वैसे भी इसकी कमर की हड्डी ने से उठने नहीं देना था। इसके जाने के बाद हसन ने रूह और यारम को खुशखबरी सुनाई थी। कल इनके बेटे का ऑपरेशन हो जाएगा और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो दोनों बहुत खुश थे, लेकिन आने वाले वक्त से अनजान। एक तुम और एक तेरे दोस्त। अब कहाँ से पैदा हुई तेरी दोस्त, बता मुझे। रुख किचन में खाने के काम निपटा रही थी, जबकि रोयाम वहाँ बैठा यारम को अपनी नई जबरदस्त किस्म की जबरदस्ती की दोस्त का बता रहा था। आज मिली, वो बोलती है कि रोयाम इसका दोस्त है। वो मासूमियत से मुंह बनाकर बोला था। जरूर ये नर्स ही होगी जिसके पास हम इसे छोड़कर गए थे। यारम ने तुक्का लगाया। नहीं नहीं, वो नहीं है, परी तो फैरी है, जादू करती है। वो फिर से बोला तो इस बार यारम खुलकर हंसा था। यारम एक बार इसकी पूरी बात तो सुन ले, कब से आपको बताने की कोशिश कर रहा है मेरा मासूम सा बच्चा। इसके नजरअंदाज करने पर रुकने से समझाते हुए कहा था। रुक, तुम इसका पूरा किस्सा नहीं सुना। इस लड़की, मेरा मतलब है इसकी दोस्त परी को कोई कौन कैद किए हुए है। रोयाम वो बात अधूरी छोड़कर इसे देख पूछने लगा था। वो जानता था कि किस्सा क्या है, लेकिन रोयाम के मुंह से खरूज दियो सुनकर इसे बार बार मजा आता था, और इस लफ्ज को इसने
जितना मुश्किल बना दिया था कि इसके मुंह का डिज़ाइन देखकर यारम को इस पर बहुत प्यार आता था। खरूस दियो। पर नन्हा शहजादा फौरन बोला तो यारम ने हंसी दबाई थी। हाँ, वो खरूस दियो कैद किए हुए है और अब इसकी दोस्त परी को इस दियो से आज़ाद करवाना है। क्या फैंटेसी कहानी है वो जो इसे सुना गई है। वो खुद तो इसे सुनाकर चली गई, लेकिन इसके दिमाग पर छाने लगी है और तुम कह रही हो कि मैं इसका वो किस्सा 15 बार सुनूं। ये तो नामुमकिन है, क्योंकि इसके सोने का वक्त हो चुका है। बस इसे जबरदस्ती उठाकर बेडरूम में ले आया था, जबकि रोयाम की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। पापा, मैंने इसको बोला है कि मेरे पापा सुपरमैन हैं। रोयाम ने पेड़ पर लेटते हुए बताया। मतलब साफ था कि वो इनकार नहीं कर सकता इसकी मदद के लिए। ओके, मैं इसकी मदद करूंगा। अब खुश? वो किसी कीमत पर सोने को तैयार नहीं था। प्रॉमिस? सवाल आया था। हाँ मेरे शैतान, प्रॉमिस। अब सो जा। वादा करते हुए खुद भी लेट गया था, जबकि रोयाम अब इसके सीने पर चढ़ चुका था। इसके सीने पर सर रखे वो थोड़ी ही देर में नन्हे नन्हे खराटे लेने लगा था। कल इसका ऑपरेशन था। वो रोयाम को फ्रेश देखना चाहता था। वो इसे हर तरह से तैयार रखना चाहता था। इसके हाथ में आज भी ड्रिप लगी थी। वो इसे दर्द से बचाने के लिए ऐसा करते थे, लेकिन एक मासूम बच्चे के लिए यह दर्द कम नहीं था। रूह बहुत परेशान थी। पता नहीं कौन था वो शख्स जो रोयाम को ब्लड देने को तैयार हो गया था। इसे बस इतना मालूम था कि बस अपनी मर्जी से ये नहीं कर रहा था। वो तो डोनर बनने को तैयार ही नहीं था। पता नहीं हंसने से कैसे बताया था। बस इसका बच्चा ठीक हो जाए, इसे और कुछ नहीं चाहिए था। अपने बच्चे के साथ साथ उस शख्स के लिए भी बेशुमार दुआएं कर रही थी जो इसकी गोद उजड़ने से बचा रहा था। वो वक्त से पहले अस्पताल पहुंच आया था। हंसने से देखकर बहुत खुश हुआ। थैंक यू सो मच दर्क, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम ब्लड देने के लिए तैयार हो गए हो। तुम्हारा ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। तुम्हें जितने भी पैसों की जरूरत है, जिस भी चीज़ की जरूरत हो, मुझे बता चुको। मैं कह सकते हो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। बस करो हसन, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपनी परी के लिए कर रहा हूँ। वो चाहता है कि वो चाहती है कि वो बच्चा बच जाए। मुझे तुमसे या किसी और से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही इस बच्चे की जीने या मरने से कोई फर्क पड़ता है। मैं यहाँ तक सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी के लिए आया हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाद में कितना अमीर है और मुझे कितने पैसे दे सकता है। मुझे बस मेरे बीवी के चेहरे पर खुशी देखनी है, और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैं अपने बाजू पर दुनिया की कोई भी चीज़ खरीद सकता हूँ। इसलिए ये सब कुछ करना बंद करो और मुझे इस बच्चे से मिलवाओ। वो बच्चा तो फिलहाल अभी आया भी नहीं है। मैंने 10 बजे का वक्त दिया है इन लोगों को, तुम जल्दी आ गए हो। हसन ने बताया था। क्या मतलब? वो यहाँ अस्पताल में नहीं रहे? तर्क ने पूछा था। नहीं, दरअसल वो इसे यहाँ पर नहीं रख रहे। अपने बच्चे का बीमार अपने बच्चे को बीमार माहौल फराम नहीं करना चाहते। वो इसे आज़ाद रखना चाहते हैं, इसलिए रोज़ ही यहाँ आकर से ड्रिप लगवाते हैं, जिससे इसे तकलीफ कम हो जाती है। तो अंदर चलो, बोलो मैं थोड़ी देर में पहुँचने वाले होंगे। हसन ने बहुत सहूलत से कहते हुए इसे अंदर भेजा था, जबकि खुद रूह यारम का इंतजार करने लगा। वैसे भी तो इसने 10 बजे का वक्त दिया था, लेकिन तर्क वक्त से पहले आ गया था। इसे हैरान कर चुका था। इसे अभी पता चला था कि आज ही दोपहर में 12 बजे की फ्लाइट से वो कहीं जाने वाला है, वो भी पूरे एक हफ्ते के लिए। और ये ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी था, इसलिए यारम और रूह वक्त से पहले आ जाए तो अच्छा था। इसने फ़ोन करके जल्दी आने को कहा था। वो इसे 20 मिनट में पहुँच करने का कह चुके थे। यारम, क्या ऑपरेशन से रोयाम की तकलीफ होगी? ये गाड़ी में रुख ने पूछा था। हाँ तकलीफ तो होगी रुख, लेकिन जितनी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है इसके सामने वो तकलीफ कुछ भी नहीं होगी। और अब जो तकलीफ होगी इसे वो एक ही बार बर्दाश्त करेगा, रोज़ रोज़ नहीं। यार ने इसे समझाते हुए रोयाम की तरफ देखा था, जो हॉस्पिटल पे ये सोचकर आया था कि आज इसे कल वाली दोस्त मिलेगी, जिसके लिए इसने अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ाकर बाल भी बनाए थे। बाकी सब कुछ तो ठीक था। रोयाम का ये चश्मा और बाल बार बार क्यों ठीक कर रहे हो? यारम ने इसे देखते हुए शरारती अंदाज में पूछा था। तो रुख ने इसे घूरा, जो वहाँ जाने से पहले ही बता चुकी थी कि वो अपनी दोस्त को इम्प्रेस करना चाहता है, और वो अपनी इस परी दोस्त को यह भी कहेगा कि वो जादू करके इसे बड़ा कर दे। लेकिन फिर भी यारम इसके मुंह से सुनना चाहता था। और सबसे मज़ा तो इसे तब आता था जब खलूस दियो खलूशियो कहकर अपने अंदाज में पेश करता था। मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, इसलिए। रोयाम ने जल्दी से जवाब दिया था। तुम्हें पक्का पता है कि तुम्हारी दोस्त वहाँ होगी? ये भी तो हो सकता है कि आज तुम्हारी दोस्त अस्पताल आई ही ना हो। यारम ने कहा तो वो सोच में पड़ गया था। कोई बात नहीं, मैं इसको फ़ोन करके बुला लूँगा, रोयाम ने जवाब दिया। अच्छा, तो तुम्हारे पास इसका नंबर भी है? यारम की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई थी। फ़ोन नंबर कैसे कहते हैं? मेरे पास 2 फ़ोन हैं। आपका? रोयाम ने इसका फ़ोन सामने करते हुए कहा था। अरे मेरे बेवकूफ़ थरकी बच्चे, बच्ची को पटाने के लिए नंबर चाहिए होता है। यारम ने कहकर लगाते हुए कहा। तो रूह ने घूर कर इसे देखा तो लगे हाथों इसके कंधे पर चीट लगाई थी। आप हर बात को अपने अंदाज में ना लिया करें, आपकी तरह नहीं है मेरा बच्चा। कि रोयाम, अगर वो नहीं भी हुई ना तो भी कोई बात नहीं, हम फिर भी कभी मिल लेंगे आपकी दोस्त से। रुख ने इसे प्यार से देखते हुए कहा था, जो कि मुंह वसूल कर बैठ गया था। इसके अस्पताल जाने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। वो तो अपने दोस्त को मिलने जा रहा था, और वो इसको बताने वाला था कि इसके बाबा ने इसे वादा कर दिया कि वो इसे इस खरूस्तियों से बचा लेंगे। कर दिया ना मेरे बच्चे को उदास। रुख ने पिछली सीट पर यारम के फ़ोन में मसरूफ़ अपने बच्चे को देखा, जो सीट बेल्ट पहने उदास सा मोबाइल में गेम खेल रहा था। अरे मुझे थोड़ी ना पता था बच्ची, मेरा मतलब है कि अपनी दोस्त की वजह से इतना उदास हो जाएगा। यारम, जो अभी तक इस बात को अपने अंदाज में ले रहा था, रुख की कुड़ी पर फ़ौरन बात बदल गया था। फिर मुस्कुराकर ड्राइविंग पर फोकस करने लगा। फिलहाल तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन आने वाले वक्त को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान था। पता नहीं क्या होने वाला था। वो रूह के सामने अपने आप को बहुत नॉर्मल जाहिर कर रहा था, लेकिन ये बहुत खतरनाक ऑपरेशन था, जिसका नतीजा कुछ भी निकल सकता था। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि रोयाम की कंडीशन बहुत अच्छी थी, लेकिन इसका खून सूखता जा रहा था। अगर ये कहा जाए कि रोयाम तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर रहा था तो ये गलत था। दवाइयाँ इतना असर दिखा रही थी जितना दिखा सकती थी। इसके बाद रोयाम कौन सी तकलीफ झेल रहा था ये कोई नहीं जानता था। 2 दिन पहले इसने इसी अस्पताल में ब्लड कैंसर के मरीज देखे थे, जिनकी उम्र तकरीबन 40 वर्ष से ज़्यादा थी, और वो दर्द से तड़प रहे थे। हर वक्त मशीनरी में मौजूद होने के
बावजूद भी दर्द इन पर पूरी तरह से हावी था। तो न जाने इस मासूम सा बच्चा जो अभी सिर्फ 2.5 साल का था ये तकलीफ कैसे बर्दाश्त कर रहा था। वो बस कैसे भी इस तकलीफ से निकलना चाहता था। अब आहिस्ता आहिस्ता रोयाम का पूरा जिस्म दर्द करने लगता था। दर्द सर से शुरू होकर सीने से और सीने से पेट के अंदर और फिर आहिस्ता आहिस्ता से इसका जिस्म बिल्कुल ही लागर हो जाता और उसका यही दर्द यारम बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और वो रोकर अपना दर्द हल्का कर लेती थी, लेकिन वो तो रो भी नहीं सकता था। इसने अपनी रूह को भी संभालना था। कल रात रूह के सोने के बाद रोयाम को फिर से तकलीफ शुरू हो गई थी। वो इसे उठाकर खुली फिजा में ले आया, लेकिन इसका दर्द से बिलखता हुआ वजूद अब तक यारम की निगाहों के सामने था। कितनी मिनटों के बाद ये नन्हा फरिश्ता इनकी जिंदगी का हिस्सा बना था और अब इसे इतनी बड़ी बीमारी वो इसे अपनी जिंदगी से दूर नहीं जाने देना चाहता था। यारम इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। इसकी गैर मौजूदगी में सारा काम ही हिजर के सर पर आ चुका था, जिसे हजर बहुत हिम्मत से संभाल रहा था और शारफ भी इसकी पूरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। लैला का सारा दिन इनके साथ ही इनके घर पर गुजरता था, जबकि मासूमा दिन रात डॉक्टर हसन के साथ इसके लिए एक डोनर का इंतजाम कर रही थी, जो इससे नहीं मिला। पिछले 2 दिन से वो रूस में थी। कल रात ही इसने फोन करके इसे बताया था कि डोनर का इंतजाम हो गया, इसलिए मासूमा कल ही वापस आने वाली थी। डोनर के इंतजाम हो जाने की खबर मिलते ही वो सब लोग पुरसुकून हो चुके थे। अब इनका रोयाम ठीक हो जाएगा, यही इनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात थी। वो दोनों हसन के ऑफिस में दाखिल हुए तो कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ था और 11 बजे से मिला। यह है दरक्षम क्यूम खलील, हमारे रोयाम का डोनर। इसके अंदर दाखिल होते ही हसन ने मुतारफ करवाया था, लेकिन इसको देखते ही यारम और रुख परेशान हो चुके थे, जबकि दर्क बिना कुछ बोले वापस कुर्सी पर बैठ गया। दर्क इनका ही बेटा है जिसको तुमने अपना बोन मैरो ट्रांसफर करना है। सिर्फ तुम ही इसकी जान बचा सकते हो। मुझे नहीं पता तुम्हारा ब्लड ग्रुप बोन मैरो और टेस्ट रोयाम से इतना ज़्यादा मैच कैसे कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा बोन मैरो से वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जिंदगी की तरफ वापस आ जाएगा। इसके लागत वजूद में गप्पी से जान आ जाएगी, वो अपने बचपन को खुलकर जी सकेगा। हसन इसे बता रहा था, जबकि दर के चेहरे पर एक तंजिया सी मुस्कुराहट थी, जिससे वो यारम को देख रहा था। रुको हसन रुको, तुम तो पागल हो जाते हो। कोई बात बताते हुए जरा अपने यारम साहब से पूछो तो सही, क्या वो मेरा बोन मैरो अपने बेटे के लिए लेना पसंद करेंगे? इसका अंदाज तन से भरपूर था। क्या मतलब है तुम्हारा? हसन, जो परसुकून से अपनी बात बता रहा था, इसके लफ्जों पर हैरान हुआ। इन्हें खून के रिश्तों पर भरोसा नहीं है। तुम जानना चाहते हो ना रोयाम के साथ ब्लड ग्रुप बोन मैरो टेस्ट इतना ज्यादा मैच क्यों कर रहे हैं? या तो तुम बिल्कुल बेवकूफ हो। तुम्हें डॉक्टर किसने बना दिया? तुम्हें तो इतना तो पता ही होगा कि किसी भी अननोन बंदे के साथ हमारे सिस्टम सेल ज़्यादा से ज़्यादा 40% मैच कर सकते हैं, लेकिन रोयाम के साथ मेरे सिस्टम सेल 96% तक मैच कर रहे हैं। तो यकीनन हम दोनों में कोई खून का रिश्ता होगा। लेकिन खून के रिश्तों पर तो यारम साहब भरोसा नहीं करते। वो अपनी बीवी को कभी बताना ही नहीं चाहते कि रुका एक भाई भी है। ठीक कह रहा हूँ ना मैं यारम? तुम अपनी बीवी को यह बताना नहीं चाहते ना कि इसके रुख के साथ मेरा क्या रिश्ता है, लेकिन देखो ना खुद ही हकीकत खुलकर सामने आ गई। हाँ, रुख मैं वो इंसान हूँ जो तुम्हारे साथ खून का रिश्ता रखता हूँ, लेकिन तुमने कभी मुझसे मिली हो नहीं, शायद कभी मुझसे मिलना चाहोगी। हाँ, मैं दरक्षम क्यूम खलील पर तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। इस शख्स का खून मेरी रगों में दौड़ता है, जिसका खून तुम्हारी रगों में दौड़ता है। हाँ, मैं वही दरक्षम क्यूम खलील हूँ जिसने तुम्हारे बाप का कत्ल किया था और जिसकी शक्ल तुम जिंदगी में कभी भी नहीं देखना चाहती हो। वही हूँ मैं जिसने तुम्हें यतीम किया, तुम्हें दुनिया की ठोकरों पर फेंक दिया, तुम्हें पल पर मरने पर मजबूर कर दिया। अब अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारा बाप जीने के लायक नहीं तो तुम पर यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं तब भी कुछ नहीं बोला था। मैं अब भी कुछ भी नहीं बोलूंगा। हसन, मेरी 12 बजे की फ्लाइट है, मुझे जाना होगा। वो हसन का देकर बोला तो उसने तड़प कर इसे देखा था। वो भूल गई थी कि वो कौन है, इसके बाप का कातिल है या क्या है, लेकिन वो इस बच्चे की बचाने का आखिरी सहारा है। हाँ, इसे कोई मतलब नहीं था कि ये शख्स इसके साथ क्या रिश्ता रखता है। इसे कोई फर्क नहीं पता था कि इस शख्स ने इसे बाप का कत्ल क्यों किया है। इसे पता था तो बस इतना क्या, ये यहाँ से चला गया तो इसका बेटा तड़प तड़प कर मर जाएगा। वो एक बेटी बनकर नहीं सो सकती थी, इसे अपने अंदर सांस लेती माँ के लिए झुकना था। और तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? रोयाम को तुम्हारी जरूरत है कि तुम चले जाओगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी को मेरी कितनी जरूरत है। जिस शख्स ने अपने ही बाप को जान से मार डाला, इसकी बहन का बच्चा मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? इसके अल्फाज ने यारम के अंदर तक को हिलाकर रख दिया था। अगले ही लम्हे उसकी गिरबान को पकड़कर झंझोड़ चुका था। खबरदार, जो तुमने यहाँ से जाने की बात की, तुम सिर्फ और सिर्फ हमारी जिंदगी में तकलीफ बनकर आए हो। अब तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकते जब तक ये कौन सा तरीका है भीख मांगने का? यारम कासमी, तुम्हें तो भीख मांगना भी नहीं आता। हाथ जोड़कर सर झुकाकर भीख मांगी जाती है। मैंने कहा था ना, एक दिन तुम्हें झुककर मेरे पास आना होगा। तुम आओगे हाथ जोड़कर सर झुकाकर। आज जिसे मैं भी देखूंगा कि दुबई का डोनर अपने बेटे के लिए क्या कर सकता है। मैंने सुना है कि आज तक तुमने कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, लेकिन मैं हूं ना, तुम्हारा सर मेरे सामने झुकेगा। वो आंखों में जीत लिए बोल रहा था। यारम कासमी आज तक अपने अल्लाह के अलावा और किसी के सामने नहीं झुका, और जहां तक मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, जिसके सामने मैं झुकता हूँ वो इसे बचा लेगा। वो एक झटके से छोड़ते हुए पीछे हटा, रुका, हाथ थामे इसे बाहर ले आया था। यारम, हमारा बच्चा मर जाएगा। क्या हो गया है आपको? इस तरह से जिद ना करें, यह हमारे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। यारम वो इसे साथ खींचती चली जा रही थी। और अगर आपके सामने हाथ नहीं जोड़ सकते तो मैं छोड़ लूंगी। यारम, वो जाने वाला है, अगर वो चला गया तो हमारा बच्चा भी चला जाएगा। कुछ नहीं होगा रोयाम को, कुछ भी नहीं। जिस जात ने हमें रोयाम दिया है वही जात इसे बचा भी लेगी, लेकिन मैं यूं किसी और के सामने झुककर अपना किबला नहीं बदलूंगा। तुमने देखा नहीं, वो मेरे सामने खुदा बनना चाहता है। रुख इंसान नहीं है, एक हैवान है। इसके दिल में दिल नहीं, पत्थर धड़कता है। वो शख्स किसी का नहीं बन सकता। तुम्हारी माँ ने इसकी जान बचाने के लिए क्या क्या तकलीफ नहीं सही, लेकिन इसने
लेकिन ये इसका भी ना बन सका। वो इंतहाई गुस्से से कहता कमरे का दरवाजा खोलकर रोयाम के पास आया, जो शायद इंजेक्शन के जरिए असर बेहोश पड़ा था। इसके हाथ में ड्रिप लगी थी। इसने बहुत नरमी और आहिस्ते से इसके हाथ से ड्रिप उतारकर इसे अपनी बाहों में उठाया था। सर, बच्चे का ऑपरेशन होने वाला है, आप क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चे का कोई ऑपरेशन नहीं होने वाला। रुक, मासूमा को फ़ोन करो, इसे कहो कि वापस आने की ज़रूरत नहीं है। लैला को फ़ोन करके कहो कि वो इटली चली जाए। वो रयाम को उठाकर रूह से कहने लगा। कमरे से निकल गया तो दर्द सामने ही नजर आया था। कर लो कोशिश जितनी करनी है, लेकिन तुम्हारा बच्चा महफूज तब ही होगा जब इसके रगों में कातिल का खून दौड़ेगा, और तब होगा जब यारम कासमी मेरे पैरों पर झुककर अपने बेटे के लिए भीख मांगेगा। चुप जाओ यारम, हो सकता है इस बार अल्लाह भी यही चाहता। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, तुम्हारे अपना गुरूर तोड़ देना चाहिए। वो कहते हुए इसके करीब से गुजर चुका था। रूह ने इसके पीछे जाना चाहा, लेकिन यारम इसका हाथ थाम चुका था। वो जानता था कि वो इसके सामने भीख मांगेगी, अपने बच्चे की जिंदगी के लिए हर हद पार कर जाएगी, लेकिन यारम ना तो झुकने को तैयार था और ना ही अपनी बीवी को ऐसे बेहिस और पतदिल इंसान के सामने झुकने दे सकता था, अपनी ही बहन के बच्चे के लिए जिसे अपनी ही बहन के बच्चे से इसलिए जिद थी क्योंकि वो यारम को झुकाना चाहता था। वो रोयाम को लेकर घर वापस आ गया। इस वक्त वो शोनू के साथ अपने खेल में मसरूफ था। रू कमरे में बैठी रो रही थी। यारम ने समझाने की बहुत कोशिश कर चुका था, लेकिन बेटे की जुदाई के डर से इसे कुछ भी समझ ना दिया था। इसे पता था सिर्फ इतना कि अगर रोयाम का ऑपरेशन ना हुआ तो वो नहीं बचेगा। और जितना हसन ने इसे बताया था, इसके मुताबिक रोयाम का ऑपरेशन दिन ब दिन लेट होता जा रहा था और खतरात बढ़ते जा रहे थे। दरक्षम ने आज जब इंकशाफ किया कि वो इसका भाई है, इसके दिल में इसके लिए किसी किस्म की कोई फीलिंग नहीं जागी थी। इसके दिल या दिमाग ने इसे नफरत नहीं की थी। हाँ, वो इसके बाप का कातिल था। हाँ, इस शख्स की वजह से आज वो यतीम थी, लेकिन वह हकीकत से बाखबर तो न थी। वो बेखबर तो ना थी। वो जानती थी कि इसका बाप किस किस्म का इंसान है। ना जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की थी इस शख्स ने, लेकिन आज वो जिस तरह से दरक्षम से नफरत नहीं कर पाई थी, इसी तरह इतने सालों से इसने कभी अपने बाप से भी नफरत नहीं की थी। इस हकीकत के जानने के बावजूद भी वो इससे नफरत नहीं करती थी। शायद कहीं ना कहीं ये एहसास जिंदा था कि वो शख्स इसका बाप है, जिससे नफरत करने की इजाजत इसे कुदरत नहीं देती। लेकिन इसका बच्चा अपने बच्चे का क्या करती, जिसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी। अगर दुरक्षम ने खून न दिया तो इसका बेटा जिंदा नहीं बचेगा, और इतनी मनतो मुरादों के बाद पाई हुई औलाद को वो नहीं खो सकती थी, और ना ही रोयाम को खोने की हिम्मत इसमें थी। तो कब से रोयाम को देख रहा था, जो बाहर लॉन में छोटी सी बाल्टी के ढक्कन में पानी भरकर सोनू पर डालकर इसे नहलाने की नाकाम कोशिश कर रहा था, जबकि डायलॉग्स वही थे जो रूह इसे नहलाते हुए दोहराती थी। मेरा बच्चा गंदा हो गया है, मैं अभी अपने बच्चे को नहलाऊंगा और फिर इसे प्यारे प्यारे कपड़े पहनाऊंगा, फिर मेरा बच्चा इतना प्यारा लगे। वो मसलसल बोलते हुए अपने काम में मसरूफ था। वो मसलसल इसे बोलते हुए सुन रहा था, जबकि सोनू बिल्कुल सीरियस इसके साथ इस काम में मदद करते हुए नहा रहा था। वो सोनू का इसका ख्याल रखने का इशारा करता खुद कमरे में आया तो रूह को बेड पर लेटे हुए पाया था। वो इसे नाराज तो नहीं थी, लेकिन अभी इसे बात भी नहीं कर रही थी। वो खामोशी से सीढ़ियां तय करता ऊपर चला गया था। इसे याद था वो सबको रास्ते से हटाकर खुद डॉन बन गया था। कोई भी नहीं बचा था। सबने इसे डॉन के तौर पर कबूल कर लिया था, और जिसने नहीं किया था इसे रास्ते से हटाते टेबल ने वक्त न लगाया था। फिर सबको कबूल करना पड़ा था। वो जल्द ही अंडर वर्ल्ड्स पर छा गया था। हर कोई इसे किंग पाने लगा था। इसने अपना एक अलग भरोसेमंद गैंग तैयार किया था। सब जब इसे खबर मिली कि ईरान से कुछ लड़कियों को जबरदस्ती एक क्लब में लाया गया है, और इसे वहां पहुंचते हुए थोड़ा ही वक्त हुआ था जब शारफ की उम्र का एक लड़का इसके पास आया और इसे एक पेपर इसको दिया था और कहा था कि मिस्टर पीटर डॉन, मेरा एहसान याद रखना। इसने इशारा स्टेज पर नाचती लड़की की तरफ करके चला गया था। इस पर पेपर पर लिखा था कि मैं कंप्यूटर वर्कर हूँ। मेहर मेरा नाम उमे लैला है। मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया है। आपको जानती तो नहीं, लेकिन सुना है कि आप सबकी मदद करते हैं। डेविड ने एक नजर से देखा था, और अगले ही लम्हे सदीक खीजर और शारफ ने इन सब पर हमला करके सब लड़कियां बाजियाब करवा ली थी। इस लड़के ने इनकी बहुत मदद की थी वहां से लड़कियां निकाल कर सेफ जगह ले जाने में। लैला का आगे पीछे कोई ना था, तो यारम ने इसे अपने साथ रख लिया। तब वजह इसके काम करने का अंदाज था, लेकिन बाद में वजह हिजर बन गया। लेकिन लैला इनकी टीम का सबसे अहम हिस्सा थी। सदीक के मरने के बाद लैला ने सदीक का सारा काम अपने साथ ले लिया था। इस वक्त किसी ने गौर न किया, लेकिन वह लड़का इन पर एहसान कर चुका था। दोस्ती दूसरी बार इससे मुलाकात सऊदीया में हुई थी। डेवल इसे पहली नजर में ही पहचान गया था। इसने सट्टा खेला था, वहां इसे जीतते ही सजा मिली। इस पर बेईमानी का इल्जाम लगा दिया गया। डेवल ने इसे वहां से बचाया था और कहा था कि आज मैंने तुम्हारा एहसान चुका दिया। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन हुई नहीं। इनकी अगली मुलाकात दुबई के एक और क्लब में हुई थी। यहाँ कुछ लोगों ने यारम की ड्रिंक में जहर मिला दिया था, लेकिन वक्त रहते इसने इसे बता दिया कि ड्रिंक में जहर है, और साथ ये भी कह दिया था कि मुबारक हो, एक और एहसान कर दिया तुम पर, इसे कैसे उतारोगे। यारम को इसका ये मगरूर अंदाज बहुत बुरा लगा था, लेकिन इसका ये एहसान इसने क्लब में उतार दिया जब इसी गैंग के लोगों ने इस पर हमला कर दिया। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म ना हुई थी। यारम को पता चला था कि ये लड़का विक्रम भा के लिए काम करता है। विक्रम भा के साथ इसके हमेशा से अच्छे तल्लुकात थे, लेकिन ये लड़का इससे पहले दिन से नापसंद था। इसने विक्रम भाई को ये भी बताया था कि उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि काली जुबान का लड़का है, सट्टा खेलता है और इतने अमीर कर रहा है। यारम को जुए से हमेशा से नफरत थी, और अब ऐसी ही नफरत इस लड़के से होती जा रही थी, जो हर बार इसके रास्ते में आ जाता था। हर वो इससे क्या चाहता था वो नोट कर रहा था। वो हमेशा इसके आसपास रहता था। यारम पर जब भी कोई मुसीबत आती, वो इसे बचाने के लिए हर वक्त तैयार रहता। अमेरिका के इलाके में जंगलों के बीच काम के दौरान यारम बहुत बुरी तरह से फंस गया था, यहाँ तक कि वही जंगल के दौरान इसे बेहोश करके एक कुर्सी पर बिठाकर इस जगह को आग लगाकर दुश्मन भाग गए थे। यारम को होश आया तो इसे हर तरफ सिवाय इस आदमी के और कुछ भी नजर नहीं आया था, और तब ये शख्स इसे बचाने आया था। लेकिन शर्त यह थी कि
अगर वो अपनी जान की सलामती चाहते तो इसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगे, लेकिन यारम ने ऐसा ना किया। तो वो इसके सामने चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि वो एक बार से झुक के वह देखना चाहता है, सिर्फ एक बार देखना चाहता है। यह शख्स आंखों में आंसू लिए सर झुकाकर भीख मांगता है, कैसा लगता है। हजार कोशिशों के बावजूद भी यारम ना माना तो इसे छोड़कर जाने लगा, लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि आग से जला वो पीरियड इसी के ऊपर आ गया था। यारम ने इस दिन बहुत मुश्किल से अपनी और इसकी जान बचाई थी। अस्पताल के बेड पर फेंकने के बाद यारम ने इसे बताना नहीं भूला था कि ये एहसान है तुम पर, और झुकाना जरूर। तुम मुझे मेरी जान की भीख मांगना चाहते थे ना, चलो बेड पर पड़े हो, एहसान किया है मैंने तुम पर, तुम्हारी जान बचाकर। एक दिन आएगा यारम टेबल कासमी, मैं तुम्हें अपने कदमों में झुकाऊंगा, तुम भीख मांगोगे मुझसे। वो चिल्ला गया था। यारम कासमी मर जाएगा लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुकाएगा। वह और मैं एक बादशाह हूँ, बादशाह भीख मांग देता है, लेता नहीं। जैसे तुम्हारी जिंदगी तुम्हें भीख में दी है। वो मगरूर नहीं था, लेकिन इस शख्स के अल्फाज ने इसे ऐसा कहने पर मजबूर कर दिया था। यारम ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये अल्फाज इसकी जिद बन जाएंगे। फिर ये लड़का कहीं गायब हो गया, कहाँ गया वो, कोई भी वह कभी से दोबारा नहीं मिला था। कितने साल गुजर गए थे, वह इसकी जात को भी भुला चुका था। फिर रूह इसकी जिंदगी में आई, इसकी आंखों ने इसे एक बार फिर से इस लड़के को याद करने पर मजबूर कर दिया था। वो कब रूह से मोहब्बत करने लगा, कब उसकी जिंदगी बन गई, वो खुद भी नहीं जानता था। हाँ, लेकिन हकीकत यही थी कि वह पहली नजर की मोहब्बत का शिकार था। रूह के साथ शादी करके एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा था। वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका था। अब तो इसकी जिंदगी में दुरक्षम क्यूम खलील नामी किसी शख्स की कोई जगह भी नहीं थी, लेकिन इसके वहम और गुमान में भी न था कि वह शख्स आज भी अपने अल्फाजों जिद पर कायम है। वो आज भी इसे झुकाना चाहता है, इसे भीख मांगने देखने की जिद आज भी इसके दिल और दिमाग में बसी हुई है। रूह जाके इसे नाराज होकर पाकिस्तान चली गई थी, और राशिद ने इसे अगवा कर लिया था। इसे बिल्कुल भी याद ना था कि इसे फोन करने वाला दर्क हो सकता है, लेकिन वो दर्क ही था। वो रूह को बचाकर वापस ले आया था, और एक बार फिर से इसके साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका था। जब वो दोनों हनीमून पर गए तो एक बार फिर से वो शख्स इसके सामने आ गया। इसे पता चल चुका था कि इस दिन इसने फोन करने वाला यही था। सिर्फ इसकी आवाज़ सुनकर वो पहचान चुका था। इसकी आवाज़ भी पहले से बदल चुकी थी, लेकिन फिर भी यारम इसकी आवाज़ को अच्छे से पहचान गया था। रेस के दौरान ही इसने इसे बता दिया था कि इस रात पर किया क्या एहसान वो सूर समेत वापस कर चुका है, क्योंकि अगर वो इस रात यारम को फोन ना करता तो वो मर जाती। अगर वो को कुछ हो जाता तो यकीनन यारम भी जिंदा ना रहता। तो इसकी जान बचाने का एहसान वो यारम की जान बचाकर सूद समेत लौटा चुका है। इसके बाद यारम ने इसके बारे में जानना शुरू किया था। वो इसकी जात को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ये इसकी जिंदगी का एक हिस्सा बनता जा रहा था। एक आम सा लड़का जिसकी जिंदगी में कोई जगह न थी, वो बार बार इसके सामने आ रहा था, लेकिन क्यों ये इसे समझ नहीं आ रहा था। इसने इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी। तब इसका पता चला कि रुख के साथ इसका कोई ना कोई कनेक्शन है, लेकिन ये जानकर इसे हैरानगी हुई थी कि वो रुख का सौतेला भाई है। सौतेला भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका तल्लुक कोठे वाली से था, जिसको कोठे पर लाने वाला भी क्यूम खलील खुद ही था। दर किसी कोठे वाले की औलाद था। ये जानकर इसे बहुत अफसोस हुआ था। वह क्यूम खलील का नाजायज बेटा था। रूह के साथ इसकी कोई दिली जज्बात ना थी। बस इतना पता था कि जब वो कोठे वाली अपनी जिंदगी से हारने वाली थी, तब वो अपने बेटे को क्यूम की दूसरी बीवी यानी कि रूह की माँ के पास ले आई थी, और इससे बताया था कि वो भी क्यूम की औलाद है, लेकिन नाजायज। क्यूम ने इसे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया, लेकिन नूर ने हार ना मानी। वो इसके 7 साल बच्चे के लिए अपने शोहर के सामने डट गई थी। इसमें लड़ने झगड़ने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इसके लिए वो अपने शोहर के खिलाफ गई और इसे अपने ही घर पर रख लिया। क्यूम हिजर को कुछ नहीं कहता था, क्योंकि हिजर अपना काम करता था, अपना खाता था। वो दिहाड़ी लगाई या मजदूरी करे, लेकिन अपनी बहन के शोहर से इसने कभी भी कुछ भी नहीं मांगा था। हिजर के वजूद से इसे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन दरक्षम इसी का खाता था, और यही चीज़ इसे पसंद नहीं थी। पहले तो दर को अपनी औलाद तस्लीम ही नहीं करता था, फिर वो इसका खर्च क्यों उठाता। एक दिन वो नूर से लड़ झगड़ कर दर को अपने साथ ले गया था, और वहाँ 700 रुपये में से बेच आया। नूर को जब ये पता चला तो इसे बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन छोड़ के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती थी। वो भी तब जब इसके अपने पेट में रूह का वजूद पड़ रहा था। एक रात इसकी खिड़की पर दस्तक हुई, तो वह बारिश में भीगती बाहर निकली थी। सामने ही दर खून में लथपथ बुरी हालत में मार खाए हुए था। वैसे लेकर फौरन ही कमरे में आ गई थी। क्यों इन दोनों को अपनी पहली बीवी से मिलने गया हुआ था। नूर ने इसकी देखभाल की, इसका बहुत ख्याल रखा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, मैं भी तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, इसने वादा किया था। नहीं, तुम मेरा ख्याल मत रखना, तुम अपनी बहन का ख्याल रखना, नूर ने कहा। इसने फौरन नफी में सर हिलाया था। नहीं, मैं गंदे नाले का कीड़ा हूँ, मेरा कोई नामो निशान नहीं, कोई वजूद नहीं है, और ना ही मेरी कोई बहन हो सकती है। लेकिन तुम मेरे लिए बहुत लड़ी हो, बहुत कुछ सहा है तुमने। मैं तुम्हारे लिए जो भी कर पाया जरूर करूंगा। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। 7-8 साल का वो बच्चा जो वक्त से पहले बड़ा हो गया था। बस मेरी रूह का ख्याल रखना। इसकी बात पर अफसोस करते हुए नूर ने ये अल्फाज कहे थे। वक्त गुजर गया, क्यों इसे मार पीट कर दोबारा वहीं छोड़ आया था। नूर की हाँ बेटी पैदा हुई, जिसे जन्म